कि वॉइडिंग से निकलने वाले ट्रेजर को हासिल करने के लिए नेसेंट सोल के कल्टीवेटर से एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। वो आपस में जबरदस्त फाइट करते हुए ट्रेजर को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जिनकोई ने वहाँ आकर हानली की स्पाइडर को खत्म कर दिया, जिसके चलते वॉइडिंग दोबारा से नीचे चली गई थी। हालांकि उस डिंग ने हेवनली रेमेडी पिल को रिलीज कर दिया था, जिसे हासिल करने के चक्कर में ये लोग लड़ाई करते हुए बिग डीपर शील्ड से बाहर चले गए और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए जुआन ने वो चाव को खत्म कर दिया। इनफैक्ट उसने हानली के साथ एक डील की थी कि ये दोनों मिलकर डिंग को पुल करेंगे, हानली को ट्रेजर मिलेगा और जुआन को खुद वॉइड डिंग मिलेगी। मगर जुआन का प्लान तो कुछ और ही था। वो सिलेस्टियल फ्लेम को डार्क फायर और डेविल बेन लाइटनिंग के साथ मर्ज करके असुरा फ्लेम को क्रिएट करना चाहता है। साथ ही साथ उसने हानली को भी मारने की प्लानिंग बनाई ताकि जुआन का सीक्रेट और किसी को पता न चले। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि हानली भी जुआन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। उसने जुआन पर अपनी 5 कलर कॉपर रिंग से पहला अटैक किया था, जिसे जुआन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर उन रिंग्स में ट्रैप हो गया था, जिसमें जुआन दर्द में चिल्लाने का नाटक करने लगा। लेकिन फिर वो स्माइल करके हानली से कहता है, अच्छा तो ये थी तुम्हारी 5 कलर कॉपर रिंग, शायद मेरे प्यारे हानली ने इसे ट्रेजर लाइट पवेलियन से हासिल किया होगा। खैर तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुमने इन पावरफुल ट्रेजर्स को सिलेक्ट किया था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 5 एलिमेंट रिंग बस ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स को ही जकड़ सकती है, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं कोई कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक शैतान हूँ। तो हानली जुआन पर हमला करने के लिए उसके काफी करीब चला गया, लेकिन जुआन ने उसे एक लात मार के ही पुश कर दिया था। साथ ही साथ हानली ने ये चीज भी नोटिस की कि ये बंदा अपनी सिलेस्टियल फ्लेम का यूज नहीं कर रहा, यानी कि वो अभी तक इसकी घोस्ट फायर के साथ मर्ज नहीं हुई थी। मीनवाइल जुआन हानली पर अपनी एनिग्मेटिक डार्क एनर्जी से अटैक कर देता है, मगर हानली ने उसे अपने डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो जुआन पर भी अपनी बहुत ही शानदार लाइटनिंग सोर्ड से हमला कर चुका था, लेकिन जुआन समय रहते खुद को बचा लेता है, और उसी वक्त हानली पीछे से आकर उस पर अपनी एक और लाइटनिंग सोर्ड से अटैक कर चुका था। उसका ये वाला अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि जिसमें जुआन काफी दूर पुश हो जाता है। वो अब खुद को संभाल पाई इससे पहले हानली की सोर्ड एक बार फिर से उसके सामने आ गई। हानली बड़े ही कूल अंदाज में जुआन पर अपनी डोमिनेशन साबित कर रहा था। उसने अपनी कई सारी क्लाउड बैट सोर्ड को उस हेवी सोर्ड में ऐड करते हुए जुआन पर एक और अटैक कर दिया, जिसमें जुआन जैसे तैसे बच गया था। अब वो भी हानली पर अपनी लातों की बारिश करने लगा, और अब इन दोनों के दरमियान हमें बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिली। जुआन हानली पर बहुत ही जबरदस्त अटैक किए जा रहा था, जिसका हानली जम के मुकाबला करता है। यहाँ पर ये दोनों बंदे अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर मुसलसल अटैक कर रहे थे। भले ही जुआन हानली से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मगर हानली उसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो जुआन ने अपने ड्रैगन को समन कर लिया। वो ड्रैगन हानली को क्रश करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसी वक्त हानली ने अपनी डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करते उस ड्रैगन के मुंह पर अटैक कर दिया, और इससे तो ड्रैगन और ही ज्यादा भड़क गया था, जिसके चलते वो हानली के पीछे लग जाता है। हानली तो यहाँ से वहाँ भागते हुए जैसे तैसे खुद को बचाने में लगा हुआ था। वहीं पर जुआन कहते हैं, हानली बच्चे तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी लाइटनिंग पावर पर मेरा दिल आ चुका है। अगर तुम चुपचाप से वो डेविल बेन लाइटनिंग मेरे हवाले कर दो तो चांसेस है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर हानली कह रहा था, सीनियर जुआन मेरे सामने भीख मत मांगो, अगर दम है तो लाइटनिंग मुझसे छीन के दिखाओ। हानली अपनी लाइटनिंग का यूज करते हुए इस ड्रैगन के अटैक से खुद को बचा रहा था, जो देखकर जुआन कहते हैं, हानली मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि तुम कब तक अपनी लाइटनिंग पावर से मेरे ड्रैगन से बचते रहोगे। थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, और जब तक ये दोबारा से जनरेट हो तब तक मेरे ख्याल से तुम हेल में पहुँच जाओगे। और उसी वक्त हानली ने अपनी बैम्बू लाइटनिंग सोर्स से उस ड्रैगन पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसकी एनर्जी से हानली काफी दूर पुश हो गया था। लेकिन तब तक उसने ड्रैगन पर कई सारी सोर्ड रिलीज कर दी, जो कि उसके आसपास रोटेट होते हुए उस ड्रैगन को घायल करने लगती है। तब तक हानली भी वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने आते ही जुआन के ड्रैगन पर अपनी कई सारी सोर्ड रिलीज कर दी थी, जो कि आपस में मर्ज होकर एक हेवी सोर्ड में बदल जाती है, और फिर उसके एक ही अटैक में जुआन का ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया। उसी वक्त जुआन हानली पर स्नीक अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर हानली ने उसे देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपने आसपास सोर्ड की शील्ड बनाते हुए जुआन के अटैक को काउंटर कर लेता है। जो देखते ही जुआन अपनी घोस्ट फायर को रिलीज करता है, तो उसे काउंटर करने के लिए हानली ने भी अपनी गोल्डन बग्स को बाहर निकाल लिया। वो सारे गोल्ड डिवावरिंग बग्स हानली की घोस्ट फायर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में लगे हुए थे, जो देख जुआन गुस्से में हानली के पीछे लग गया। यहाँ पर भी हानली ने अपनी एलिमेंट से बनी हुई शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर जुआन जोर जोर से हंसने लगता है।
इस बार उसने अपनी सेलेस्टियल आइस फ्लेम को रिलीज करते हुए वहाँ पर कई सारे आइस लैंसेस क्रिएट कर दिए। देखते ही देखते वो पूरी जगह आइस लैंसेस से कवर्ड हो गई थी। जुआन को तो लगता है कि इस बार हानली उससे बच नहीं सकता, मगर उसका अंदाजा बिल्कुल ही बेकार था। हानली तो अपने रेड क्लॉक और लाइटनिंग सोर्ड का यूज करते हुए उन सारे आइस लैंसेस को पटाखों जैसे ब्लास्ट कर रहा था, जो देखते ही जुआन के होश उड़ गए। हानली उसे किलर लुक देकर इन्फॉर्म कर रहा था कि चाहे तो कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन मैं तुझसे हमेशा 2 कदम आगे रहूंगा। वहीं पर जुआन उसे इरिटेट होकर पूछने लगा कि आखिर तेरे पास ऐसी कितनी लाइटनिंग सोर्ड्स हैं? तुमने इस आइलैंड पर आने के बाद कई बार उनका यूज किया था। टाइगर डीमन को तुमने उसी से खत्म किया, जिसके बाद मेरे ड्रैगन को खत्म करने में भी तुमने उनका यूज किया। इसलिए जल्दी से बता दो कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कितनी फ्लाइंग सोर्ड्स हैं? जिस पर हानली कह रहा था कि इतनी है कि तुम उनकी गिनती भी नहीं कर पाओगे। अब तो बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक मेरे लाइटनिंग अटैक को रेजिस्ट करते हो। जिस पर जुआन गुस्से में कहने लगा कि बच्चे, मैं तुझे आसान सी मौत देने वाला था, मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। आज तो विटनेस करेगा सबसे पावरफुल सेलेस्टियल आइस फ्लेम के कहर को। इस दुनिया में सेलेस्टियल फ्लेम्स जितनी खतरनाक चीज कोई नहीं। और अब जुआन ने अपनी घोस्ट फायर और सेलेस्टियल फ्लेम्स को एक करते हुए वहाँ पर फ्लेम्स का एक बहुत बड़ा तूफान बना लिया। साथ ही साथ वहाँ पर एक फ्लावर भी खिल गया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक है। अब उन सारी सेलेस्टियल फ्लेम्स ने हानली को चारों ओर से घेर लिया था। तो हानली एक बार फिर से अपनी गोल्ड बीटल्स को बाहर निकाल लेता है और फिर हानली ने खुद की बॉडी पर बीटल्स का बना हुआ आर्मर एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर जुआन कह रहा था, हानली, अगर मुझे पता होता कि तेरे पास इतनी सारी डेविल बेन लाइटनिंग की सोर्स है तो मैं कभी तेरे खिलाफ नहीं जाता। तुमने अभी तक मेरा डट के मुकाबला किया है, जिससे ये बात साबित हो गई कि पूरे क्योटिक सी ऑफ स्टार्स में तुम्हारे जैसा पावरफुल बंदा नहीं हो सकता। तुम कोर फॉर्मेशन पर होके भी तुम्हारे अंदर नेसेंट सोल वाले बंदे जैसी हिम्मत और ताकत है, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। आज ये वॉइड हेवन हॉल का इनर हॉल ही तुम्हारा ग्रेवयार्ड बनने वाला है, तो चलो अब जल्दी से इसमें दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने सेलेस्टियल आइस फ्लेम से सेक्रेड असुरा फ्लेम को क्रिएट कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पर एक और ड्रैगन क्रिएट हो गया। जुआन बता रहा था कि मैंने इस असुरा फ्लेम्स को बनाने के लिए कई साल प्लानिंग की है, इसलिए मैं ये सीक्रेट यहीं पर दफनाना चाहता हूँ। अब जुआन का ड्रैगन उस लोटस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए झटपटाने लगा। दरअसल हानली ने वहाँ पर डेविल बेन लाइटनिंग से एक पावरफुल शील्ड बना ली थी। जब तक वो शील्ड वहाँ पर मौजूद है तब तक जुआन का ड्रैगन उसे मार नहीं सकता। वहीं पर हानली सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना आज मेरा इमॉर्टलिटी को हासिल करने का सपना रह जाएगा। इधर जुआन देखता है कि हानली की लाइटनिंग पावर की वजह से उसका ड्रैगन हानली को छू भी नहीं पा रहा, तो उसने जल्दी से अपने ड्रैगन की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसके चलते वो ड्रैगन उस शील्ड को और तेजी से पियर्स करने लगा। इधर हानली सोचता है कि सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और डार्क सोल घोस्ट फायर, इन दोनों का एसेंस एक दूसरे के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो अगर डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करके इन्हें एक दूसरे के करीब लाया जाए तो ये आपस में मर्ज हो जाएगी और फिर इससे क्रिएट होगा एक असुरा, जिसके 3 सिर और 6 हाथ होंगे और ये फॉर्म यकीनन भयानक होगा। मगर जुआन के पास इसे प्रॉपरली मर्ज करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होगी। जुआन भले ही मुझे बता रहा हो कि उसने असुरा फ्लेम्स को क्रिएट किया, लेकिन ये तो बस असुरा फ्लेम के छोटे मोटे फॉर्म्स हैं। साथ ही साथ हानली देखता है कि उस ड्रैगन की बॉडी में मौजूद सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और डार्क सोल घोस्ट फायर भी आपस में ठीक से जुड़ नहीं पा रही, वो दोनों फ्लेम्स बार बार स्प्लिट हो रही थी। तो हानली कहता है यहाँ पर 3 पावर्स तो है, लेकिन वो अभी तक ठीक से मर्ज नहीं हुई। जुआन तो बस मुझे डराने के लिए झूठ बोल रहा था, अब यही मेरे पास अटैक करने का मौका है। तो हानली भी अपनी ढेर सारी डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करते उस ड्रैगन पर अटैक करने लगा। इधर जुआन उन तीनों पावर्स को कंबाइन करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तब तक हानली अपनी कई सारी लाइटनिंग सोर्ड उसके ड्रैगन के आर पार करते हुए उससे कहने लगा कि सीनियर, आपको मेरी डेविल बेन लाइटनिंग चाहिए थी ना, तो ये लो, इतनी सारी तलवारें मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। जिसके बाद हानली उसी के ड्रैगन को उसी पर थ्रो कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, मगर जुआन समय रहते साइड में हट चुका था और उसी वक्त हानली ने वहाँ आकर उसके सीने पर एक जोरदार लात मार दी। उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके बाद उस जुआन को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं देता, वो तो बस जुआन पर मुसलसल हमले किए जा रहा था। इस बार तो हानली ने उसे इतनी लातें मारी कि जुआन उनकी गिनती भी भूल गया, इसलिए जुआन उसे इरिटेट होकर कहने लगा
बोलेगा कि बच्चे मेरे सामने एटीट्यूड मत दिखा। तो हानली अपनी लातों को रोककर सीधे अपनी लाइटनिंग सोर्स से उसकी सेलेस्टियल बॉल पर हिट कर देता है, जिससे वो फ्लेम्स पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी थी। और ये देखकर जुआन हानली पर चिल्लाने लगा। वो कहता है बेवकूफ, तूने ऐसी गलती की है जिसके चलते हम दोनों भी मारे जाएंगे। तो हानली कहता है वैसे भी तुम मुझे मारना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि हेल में मुझे अकेले काफी ज्यादा बोर होगा, इसलिए अब तुम भी जहन्नुम की सैर पर मेरे साथ चलोगे। और फिर हानली अपनी चुटकी बजाकर उस सेलेस्टियल फ्लेम को बर्स्ट करने लगा, मगर जुआन काफी ज्यादा चालाक है। उसने वो फ्लेम सीधे हानली की तरफ थ्रो कर दी, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी का एक विशाल ब्लास्ट हो चुका था। जुआन कहते हैं हानली, मेरे ख्याल से हमने ये फाइट यहीं पर रोक देनी चाहिए। देखो, अगर ये फ्लेम्स आपस में जरा भी मर्ज हो गई तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। और रही बात हमारी फाइट की, तो वो हम बाद में भी कर सकते। इधर हानली सोचता है कि चलो ये अच्छी बात है कि शैतान को इन फ्लेम से डर लग रहा है, अब तो मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। अब वहाँ पर ढेर सारी फ्लेम एनर्जी स्पीयर जैसे बरस रही थी, तो हानली उससे बचते हुए जुआन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जुआन को फ्लेम से भी बचना था और हानली की तलवार से भी। तब तक हानली उसके एकदम करीब पहुँच गया था, जो देखकर जुआन कहता है भाई मेरे, पहले हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। बाहर जाने के बाद तो जितनी बोलेगा मैं उतनी फाइट के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ हानली के अटैक को भी डॉज किए जा रहा था। हानली कहता है सीनियर, हमने जितना वक्त साथ बिताया उसमें हम एक दूसरे की फितरत को अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके साथ टीम अप होना मेरे लिए सही रहेगा। वेल, आप तो मेरी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो। जिसके बाद हानली ने उस पर अपनी डेविल बेन लाइटनिंग से बहुत ही जबरदस्त हमला कर दिया, मगर जुआन जल्दी से उससे बचते हुए दूर हट जाता है। और तभी उसे रियलाइज हुआ कि हानली ने उस पर असुरा फ्लेम से अटैक किया है। दरअसल जुआन ये बात भूल गया था कि हानली के पास भी तो घोस्ट फायर और लाइटनिंग की पावर है, तो उसने भी छोटी सी पोर्शन में असुरा फ्लेम को क्रिएट करके जुआन पर अटैक किया था। और फिर क्या, देखते ही देखते जुआन की बॉडी पूरी तरह से बिखरने लगी। अब इतनी देर तक तो जुआन ने सेलेस्टियल फ्लेम को होल्ड करके रखा था, मगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो फ्लेम्स दोबारा से अनस्टेबल हो गई। तो हानली भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा, मगर वो सोचता है कि अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो शायद सेलेस्टियल फ्लेम्स को हासिल करने का मौका भी गवा दूंगा, फिर कभी मुझे इस फ्लेम को ऑब्टेन करने का चांस ही नहीं मिलने वाला। तब तक सेलेस्टियल फ्लेम्स आपस में मर्ज होने लगती है, तो हानली सीधे उन फ्लेम्स के पास पहुंच गया। अब हानली के पास बस थोड़ी सी लाइटनिंग की पावर बची थी, तो उसी का यूज करके इस फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसने सेम टू सेम जुआन का ही पैंतरा अपनाया था, और अब लाइटनिंग की पावर सेलेस्टियल फ्लेम्स को स्टेबल कर देती है। हानली को तो यकीन नहीं होता कि उसे सेलेस्टियल फ्लेम जैसा पावरफुल ट्रेजर हासिल हो गया, जिसे वो अपनी जेड बॉक्स में कलेक्ट कर लेता है। इतना ही नहीं, उसने जुआन को भी रास्ते से हटा दिया। अब वो अपनी स्पाइडर के पास जाकर उससे माफी मांगने लगा, क्योंकि हानली की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी थी। अब हानली ने अपनी दोनों स्पाइडर को स्टोरेज बैग में कलेक्ट कर लिया। गाइस, भले यहाँ पर जुआन की बॉडी असुरा फ्लेम में बर्न हो गई, मगर हानली को वहाँ एक एरो नजर आता है, साथ ही साथ वहाँ पर एक बोन भी पड़ी हुई थी। हानली समझ गया कि सेक्रेड असुरा फ्लेम भी इस बोन को रिफाइन नहीं कर पाई, तो तुरंत ही अपनी सोल वीपिंग बिस्ट को बाहर निकाल लेता है। उससे कहता है जाओ, जाकर इस एरो और बोन की सारी इवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन तभी उस एरो में से जुआन बाहर आ जाता है, यानी कि वो मारा नहीं गया था, बस थोड़ी देर के लिए छुप गया था। वो कहते हैं हानली, यार तुम हर बार मुझसे 2 कदम आगे की सोचते हो। खैर, इस वीपिंग सोल बिस्ट को दिखाकर मुझे डराने की जरूरत नहीं है। जिस पर हानली कहता है सीनियर, मैं पहले से ही जानता था कि आप इतनी आसानी से तो मर नहीं सकते, इसलिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। तो जुआन कहते देखो, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ और वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा भयानक था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूंगा। मैं तुम्हें डार्क मून आर्ट्स की सारी सीक्रेट टेक्निक सिखा दूंगा। तुम तो अच्छे से जानते हो कि डार्क मून आर्ट्स के साथ तुम एक नेसेंट सोल वाले को भी हरा पाओगे, और मैं इन टेक्निक्स का बादशाह हूँ। मेरी सारी टॉप क्लास की टेक्निक तुम्हारी हो जाएंगी। बस इसके बदले में चाहता हूँ कि तुम मुझे बख्श दो। देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे दोस्त के अवतार फॉर्म पर कब्जा कर लिया था, अब मैं उसे तो वापस नहीं दे सकता, मगर आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। बस इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला, तो प्लीज मान जाओ ना मेरी जान। देखो, मैं बस जीना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे धोखा करके मेरी जिंदगी छीन ली थी। जिस पर हानली कह रहा था ना, मुझे ये डील मंजूर नहीं है। तो जुआन कहते ठीक है, फिर बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। लेकिन हानली अपनी सोल वीपिंग बीस्ट को सीधा उस पर छोड़ने ही वाला था कि तभी जुआन कहते अरे भाई बस 1 मिनट तो रुक जाओ यार। सुनो, मैं तुम्हें काफी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। एब्सोल्यूट डार्कनेस ने तुम पर ट्रैकिंग कर्स सेटअप किया है, तो तुम्हें किसी भी तरह से उस कर्स को हटाना होगा। साथ ही एब्सोल्यूट
डार्कनेस ने अभी तक डार्क मून आर्ट्स को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया, तो जियाजी ईयर में बस 3 दिन ऐसे होते जब वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इन 3 दिनों में यांग ची पावर काफी ज्यादा पिक पर होती है, जिसके चलते एब्सोल्यूट डार्कनेस अपने डार्क पावर का यूज नहीं कर सकता। तो उसे मारने का इससे अच्छा मौका तुम्हें और नहीं मिलने वाला भाई, तुम तो फिर उसे बड़ी आसानी से खत्म कर पाओगे। वेल यहाँ पर वो हानली को ये सारे सीक्रेट इसलिए बता रहा था ताकि हानली उस पर रहम दिखाए। तभी हानली कहता है सीनियर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप हार मान कर अपनी मॉर्टेलिटी को एक्सेप्ट करो। अब दोबारा से मेरे साथ चीटिंग मत कीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने मुझ पर अटैक इसलिए किए थे क्योंकि अब आप किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं अब आपके साथ टीम अप नहीं होना चाहता। आप बस जिंदा रह के उस पैट्रियार्क को खत्म करना चाहते हो, तभी जाकर आपको सुकून मिलेगा। तो अब आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जब भी मैं नेसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लूँ, तब जरूर से उस पैट्रियार्क को खत्म करके उसे आपके पास जहन्नुम में भेज दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका रिवेंज मैं खुद ही पूरा करूंगा। जो सुनकर ही जुआन शांत हो गया। वो इतना तो जानता था कि हानली झूठ नहीं बोलता और वो एक रहमदिल इंसान है। तो वो कहते हैं हानली, तुमने मुझसे जो वादा किया है उसे सुनकर मुझे काफी बेटर फील हो रहा, मानो एक बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। वेल मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम ही इस दुनिया के आखिरी बंदे होंगे जिस पर मैंने कभी यकीन किया था। अब पैट्रियार्क को हेल में भेजना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जिसके बाद वो खुद की सोल को डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही वो हानली को बताता है कि मैं एक ब्रोकन सोल हूँ, इसलिए मैं कभी रीइंकार्नेट भी नहीं हो सकता। और रही बात मुझे मारने की, तो ये वीपिंग सोल बीस्ट भी मुझे खत्म नहीं कर पाता। अगर इस दुनिया में कोई मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ। वैसे हानली, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों कभी न मिले। यहाँ पर जुआन ने हानली पर अपनी जिम्मेदारी सौंपते हुए खुद को ही खत्म कर दिया। तो हानली भी उसे गुड बाय बोलकर उसके एरो एंड बोन को कलेक्ट करते हुए कहने लगा, किसी ने आप मुझे याद आने वाले हो, बस मुझ पर इतना एहसान कीजिए कि दोबारा से जिंदा मत होना। गाइस, इन दोनों का बॉन्ड ही थोड़ा सा अजीब था। वो तो ना अच्छे दोस्त थे और ना ही कट्टर दुश्मन, मगर फिर भी हानली को ये बंदा पसंद आया था। अब हानली अपनी सोल विपिंग बीस्ट को कलेक्ट करके वहाँ से जाने वाला था कि तभी हानली को जुआन ने बताई हुई बात याद आ गई। उसे अब कुछ भी करके उस ट्रैकिंग कर्स को हटाना होगा, और ये कैसे किया जाए ये हानली को समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त हानली के दिमाग में एक आइडिया आई। दरअसल उसकी गोल्डन डिवावरिंग बग्स स्पिरिचुअल एनर्जी पर फीड करते थे, तो हानली ने उन्हें उस कर्स को ढूंढने का काम दे दिया। तो थोड़ी देर में वो सारे बग्स उसके पाँव के पास जाकर जमा हो गए, क्योंकि यहीं पर पैट्रियार्क की स्पिरिचुअल ऑरा उन्हें महसूस हुई थी। अब वो उस ऑरा पर फीड करके उस कर्स को भी हटा देते हैं, जो देखकर हानली काफी ज्यादा खुश हो गया। अब तो हानली इस जगह पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, वरना वो इवन लोग वहाँ पर आ जाएंगे। इधर जिनकोई और वांग समझ गए थे कि वॉइड डिंग के साथ कुछ तो मसला हुआ है, क्योंकि जिनकोई के पास मौजूद हेवनली क्रिएशन स्फीयर काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था। जिनकोई कहने लगा कि भले ही वो जगह बिग डीपर शेल्टर से कवर्ड है, लेकिन मेरा हेवनली क्रिएशन स्फीयर सेलेस्टियल आइस फ्लेम के एक्सप्लोड होने को मिस नहीं कर सकता। तभी वांग कहता है वो पैट्रियार्क तो वान टियानमिंग को खत्म करने में हमारी मदद करने वाला था ना, जिस पर जिनकोई कहता है हाँ, मैं बस राइचियस और डिमोनिक सेक्ट के दरमियान जंग छेड़ना चाहता था, ताकि इन दोनों सेक्ट का स्टारफॉल कोअलिशन वाला प्लान फेल हो जाए। सो गाइस, ये स्टारफॉल कोअलिशन क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सिंपल वर्ड्स में हम इसे दो सेक्ट की अलायंस भी बोल सकते हैं, और जिनको इस अलायंस के खिलाफ था वो तो स्टारफॉल की इनिशिएट होने से पहले ही उसे फेल करवाना चाहता है। लेकिन अब वाइड हेवन हॉल में जो कुछ भी हुआ है, इस मसले के बाद उसे अपने प्लान्स को पोस्टपोन करना होगा। जिनको वांग को बताने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है अब इस दुनिया में कियास मचेगा, हर तरफ बस तबाही का मंजर होगा, साथ ही हमारे स्टार पैलेस को भी इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। इधर हानली को शेल्टर की इंटर लेयर में जो मैप मिला था उसे फॉलो करते हुए इनर हॉल के 5वें फ्लोर पर पहुँच गया। हानली को समझ नहीं आ रहा था कि ये नक्शा उस इंटर लेयर में किस पर्सन ने रखा होगा। जिसके बाद हानली एक सीक्रेट चैनल में पहुंच जाता है। नक्शे के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक काम चलाओ फॉर्मेशन था, तो हानली तुरंत ही उस पर चला गया। उसे ये फॉर्मेशन कहाँ टेलीपोर्ट करेगा इससे हानली को कोई लेना देना नहीं, वो तो बस इस जहन्नुम से दूर जाना चाहता है। जिसके बाद हमें आउटर हॉल में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक फायर टनल दिखाई गई, जहाँ की फॉर्मेशन के नीचे हम एक ब्लू कलर की फ्लेम को देख पाते हैं। साथ ही हमें वहाँ पर
किसी के हंसने की आवाज आई। गाइस मुझे लगता है कि ये जुआन होगा, उसने बस हानली के सामने मरने का नाटक किया था। इधर हानली ने जैसे तैसे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम युआन याओ को देख पाते हैं जो कि एक पुल में मजे से नहा रही थी और उतने में हानली उसके सामने पहुंच गया तो युआन सीधे पानी में छुप जाती है। उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, एक लड़की को नहाता हुआ देखकर तुम्हें शर्म नहीं आ रही। वो हानली को दूसरी तरफ देखने के लिए बता रही थी मगर हानली उसकी नहीं सुनता। वो कहता है माफ करना युआन, लेकिन मैं कभी लोगों को अपनी पीठ नहीं दिखाता। जिसके बाद वो पुल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर जरा भी बुरी नजर नहीं डालूंगा। अब तो हानली सीधा उस पुल की एज पर ही बैठ गया था। वो कह रहा था कि मैं कोई भला इंसान तो नहीं हूँ, मगर किसी पर जबरदस्ती भी नहीं करता। साथ ही हानली वहाँ के पानी को चेक करके पता कर लेता है कि ये तो बहुत ही मिस्टीरियस स्पिरिट वेल का वाटर है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि वॉइड हेवन हॉल बनाने वाले लोगों ने इसे यहाँ पर मूव किया था। शायद इस पुल में नहाने के लिए तुमने इनर हॉल में एंटर करने की रिस्क उठाई थी। तभी युआन कहती हानली मेरे ख्याल से तुम मुझे नेकेड देखना चाहते हो, इसलिए तो तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम पर स्नीक अटैक कर सकती हूँ। उसी वक्त हानली की नजर एक बोतल पर गई जो कि वहाँ के एसेंस को कलेक्ट कर रही थी। जो देख हानली युआन से कह रहा था कि अगर तुम्हें कपड़े पहनने हैं तो पहन सकती हो, मैं तुम्हें जरा भी नहीं रोकूंगा। जिस पर युआन हंसते हुए कहने लगी कि तुम बेवकूफ हो, ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन तुम्हें लड़कियों में दिलचस्पी नहीं, ये बात तो मुझे अभी पता चली। वेल वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम थोड़ा बहुत तो मुझे देख ही सकते हो। और फिर युआन उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए पुल से बाहर आ गई। उसने पुल के ही पानी से खुद की बॉडी को कवर कर लिया था और फिर वो तुरंत ही ड्रेस्ड अप होकर हानली के सामने पहुंच गई। वो हानली से पूछ रही थी कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ 5वें फ्लोर पर गए थे, फिर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? कहीं तुम्हारे उन दोस्तों ने तुम्हें भगा तो नहीं दिया? जिस पर हानली बताता है कि हमारा कांटेक्ट ब्रेक हो गया था और हमने गलती से एक कर्स भी ट्रिगर्ड कर दिया, जिसके चलते मैं अचानक से यहीं पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहाँ पर हूँ? तो युआन कह रही थी कि इनर हॉल की इंटर लेयर है और यहाँ पर आने का बस एक ही रास्ता है जो कि है वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। तो हानली ने जल्दी से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचने न पाए। अब वो वहाँ के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी युआन ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रही थी कि ना, इस दरवाजे के पीछे का ट्रेजर मेरा है क्योंकि मैं यहाँ तुमसे पहले आई हूँ। तो हानली कहता है शायद इस दरवाजे पर कोई कर्स लगा हुआ है जिसे तुम ब्रेक नहीं कर पाई और इसलिए तो तुमने वो ट्रेजर अभी तक हासिल नहीं किया। जिस पर वो कहती हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, यहाँ का कर्स मैं ब्रेक नहीं कर पाई। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक डील करूंगी। देखो ट्रेजर तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें 10,000 ईयर स्पिरिट मिल्क ऑफर करती हूँ जो कि मैंने यहाँ आते ही कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो बताओ क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? जिस पर हानली कोई जवाब नहीं देता और युआन को भी पता था कि हानली के साथ पंगा लेने में उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि फाइट करने पर उतर आए तो हानली उसे आराम से हरा देगा। इसलिए वो हानली के सामने रिक्वेस्ट करके उसे बताने लगी कि यहाँ का ट्रेजर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर हानली कह रहा था कि यहाँ पर स्पिरिट वेल और 10,000 ईयर स्पिरिट मिल्क मौजूद है, इस मिल्क का बस एक ही ड्रॉप किसी भी इंजुरी को हील कर सकता, मगर फिर भी तुम इतना प्रेशियस ट्रेजर मुझे देने के लिए राजी हो गई। जिससे अब मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया कि दरवाजे के पीछे आखिर कौन सा ट्रेजर होगा। जिस पर युआन कह रही थी सीनियर आप तो वहाँ कई शातिर हो, अब तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। दरअसल इस डोर के पीछे सोल नर्चरिंग ट्री है। जो सुनते ही हानली शॉक हो गया। अब हानली हमें इस ट्री के बारे में बताता है। दरअसल सोल नर्चरिंग ट्री इस दुनिया की 3 डिवाइन वुड्स में से एक है। ये हमारी सोल को स्ट्रेंथन और नर्चर कर सकता है। इतना ही नहीं, ये ट्री तो ब्रोकन सोल को भी बॉडी में महफूज रख सकता, क्योंकि इस पेड़ में इंटैक्ट सेंस मौजूद है। हानली कह रहा था कि शायद इस स्पिरिट वेल इसी ट्री को नर्चर करने के लिए यहाँ पर लाई गई होगी। अब तो मुझे भी ये ट्रेजर पसंद आया, अगर मुझे इसका थोड़ा सा रूट भी मिल जाए तो काफी हो जाएगा। वो युआन से कहता है कि इस पेड़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका ट्रंक, तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम रख लो, मैं तो बस जड़ों से ही काम चला लूंगा। साथ ही हमारे सौदे के मुताबिक मुझे 10,000 ईयर स्पिरिट मिल्क की भी बोतल चाहिए। जिस पर युआन कह रही थी कि मोल भाव करने में तो आप माहिर हो, लेकिन इस बार आपका घाटा होगा, क्योंकि इस सोल नर्चरिंग ट्री ग्रो होने में हजारों सालों का वक्त लेता है। शायद आपकी मौत के बाद वो 1 इंच तक ग्रो हो जाएगा। अब इस लड़की को क्या ही पता कि हमारे हानली के पास एक ग्रीन बोतल है जिसके यूज से वो किसी भी हर्ब को आसानी से ग्रो कर सकता है। और अब डील के मुताबिक युआन ने हानली को 10,000 स्पिरिट मिल्क की बोतल दे दी थी। जिसके बाद ये लोग उस ट्री को हासिल करके एक अलग ही जगह पर पहुंच गए, जो कि वॉइड हेवन हॉल से काफी ज्यादा दूर थी। युआन हानली को बता रही थी कि तुम्हारे नेसेंट सोल के साथ ही हेवन हॉल से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कि वहाँ का टाइम अपना हो जाए। हानली को तो फिक्र हो रही थी कि वो नेसेंट सोल वाले लोग गलती से यहीं पर टेलीपोर्ट ना हो जाए।
है तो युवान उसे बताती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, वो लोग वॉइड हेवन हॉल से हजारों मील दूर जगह पर टेलीपोर्ट होंगे और वो भी एकदम अलग अलग लोकेशंस पर। यहाँ पर उसे शक था कि हानली ने उन बुड्ढों को भड़का दिया है तो हानली से कहने लगी कि अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा, जिस पर हानली उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सोल नर्चरिंग ट्री को जल्दी से रिफाइन कर लो वरना तो उसका सारा एसेंस जाया हो जाएगा और तुम रोते बैठोगी। और हाँ, एक बार और सुन लो, इस रिफाइनिंग के काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पीछे दुनिया भर के और काम है। जिसके बाद हानली तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। युवान को तो समझ नहीं आता कि हानली एग्जैक्टली बंदा कैसा है। अब उस नर्चरिंग ट्री को गौर से देखकर कहने लगी, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर हम दोबारा से मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से युवान इस ट्री का यूज करके किसी की ब्रोकन सोल को जोड़ना चाहती है। जिसके बाद वो भी अपने सफर पर निकल पड़ी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें इनर हॉल के आर्टिक ड्रैगन अरीना दिखाई गई, जिसके हानली और जुआन ने ऐसी की तैसी कर दी थी। वान टियानमिंग कह रहा था कि इनर हॉल के तीसरे और 5वें फ्लोर को भी किसी ने ब्रेक किया है, ये काम पपेट्स का तो नहीं हो सकता। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहता है कि एब्सोल्यूट डार्कनेस, यहाँ पर हमारे अलावा और 3 लोग थे जिनमें से ऊंचा और हानली तुम्हारे डिसाइपल है, तो बताओ कि तुम्ही ने ये सारी तबाही मचाई है। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं 1000 दफे तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा प्यारा डिसाइपल ऊंचा मर चुका है। यहाँ पर बिग डीपर शेल्टर होने की वजह से मेरे स्पिरिचुअल सेंस ब्लॉक थे, वरना ऊंचाओं की मारे जाते ही मुझे सेंस हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि हानली ट्रेजर लेके यहाँ से भाग निकला होगा, मगर मैं गारंटी के साथ कुछ भी बता नहीं सकता। अगर तुम्हें सवाल पूछने का शौक चढ़ रहा है तो इस मानहुजी से पूछो, यही तो उस मिस्टीरियस बंदे को इनर हॉल में लेके आया था। उसका तो हमें नाम भी पता नहीं, मेरे ख्याल से उसी ने यहाँ पर तबाही मचा दी होगी, साथ ही साथ मेरे डिसाइपल ऊंचाओं को भी खत्म कर दिया। तब बता दे मानहुजी, कौन था वो बंदा? जिस पर मानहुजी कहता है कि तू मेरा बाप नहीं जो मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब दूं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम उस पिल को हासिल करने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे और उसी चक्कर में इतना बड़ा मसला हो गया। साथ ही मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ऊंचाओ मर चुका है क्योंकि यहाँ पर उसकी लाश मौजूद नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो ट्रेजर लूट के यहाँ से भाग गया होगा क्योंकि उसे पता था कि एक दिन तुम उसे रिफाइन करके अपना पपेट बनाओगे, इसलिए बेचारा ऊंचाओ मौका मिलते ही वॉइड हेवन डिंग लेकर यहाँ से भाग निकला। एब्सोल्यूट डार्कनेस तो इतना जालिम है कि तेरे पास कोई भी टिक नहीं सकता। मेरे ख्याल से ऊंचाओ ने तुझे धोखा देकर बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो अब इस तरह से इन दोनों के झगड़े काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो मास्टर जिंग कहते, दोस्तों देखो इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो हमने उन लोगों को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी वो कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टिवेटर्स थे तो उनकी स्पीड हमसे तेज तो नहीं हो सकती। साथ ही साथ यहाँ आते वक्त हमने 3rd फ्लोर पर ढेर सारे डेडली फॉर्मेशन सेटअप किए थे ताकि कोई भी यहाँ तक पहुँचने न पाए। तो वो तीनों भी यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जा सकते। तभी वान टियानमिंग कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं जानता हूँ तुम तीनों तमाशा कर रहे हो। तुम तीनों शैतानों ने मिलकर हमें जानबूझकर तुम्हारे पीछे लगवा दिया ताकि मौका मिलते ही तुम्हारी जूनियर्स वॉइड हेवन डिंग को चुरा ले। मैं इतना तो जानता हूँ कि मानहुजी एक सिंपल माइंडेड बंदा है, वो इतने दूर की तो सोच ही नहीं सकता। और रही बात मास्टर चिंग की, तो ना ही इनमें दिमाग है और ना ही पावर्स जो कि ऐसी खतरनाक प्लानिंग को अंजाम दे पाए। मगर ये एब्सोल्यूट डार्कनेस, इसके जितना कुत्ता इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये शातिर है, धोखेबाज भी, और लालच तो इसमें कूट कूट के भरी पड़ी है। आज तो मैं इस कमीने का खेल यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। तो पैट्रियार्क खुद को बचाने के लिए अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए वान टियानमिंग से बात करता है। वो बताने लगा कि कुछ टाइम पहले जिन कोई मुझसे मिलने आया था, वो चाहता था कि मैं आउटर हॉल में उसके साथ मिलकर तुम्हें खत्म कर दूं और बदले में वो इनर हॉल में मेरी मदद करने वाला था, लेकिन मैंने हमारे स्टारफॉल कोalition की वजह से उसे मना कर दिया। और आज तुम्हारे मुंह से मेरे लिए ऐसी बकवास सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे हाँ बोलना चाहिए था। तुम उसी हाथ को काट रहे हो जिसने तुम्हें दूध पिलाया, और यही तो सांप की फितरत होती है। वान टियानमिंग तो ये सब सुनकर ही हैरान हो गया। वही दूसरी तरफ मास्टर चिंग भी सीक्रेटली मानहुजी से बात करते हैं। वो कह रहे थे कि मानहुजी बताओ तुमने उस बंदे की पहचान को क्यों छुपाया। गाइस यहाँ पर ये लोग जुआन गू की बात कर रहे हैं। मास्टर चिंग उससे पूछ रहे थे, मानहुजी जल्दी बताओ वो बंदा कौन था। वैसे भी तुमने हेवनली रेमेडी पिल को हासिल किया है, अब अगर तुम मुझे भी सच्चाई नहीं बताओगे तो मसला हो जाएगा। जिस पर मानहुजी कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा चालाक निकले। दरअसल वो बंदा है जुआन गू, यानी कि पैट्रियार्क का मास्टर। ये सुनकर चिंग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए। वो कहते कि
मेरे ख्याल से उसी बंदे ने वॉइड डिंग चुराई होगी। हम फिलहाल के लिए बिल्कुल खामोश रहेंगे, लेकिन याद रखो कि उसे ढूंढने में तुम्हें मेरा साथ देना है। यहाँ पर हमें उसका कोई ना कोई ट्रेस तो जरूर मिलेगा। तो अब मानहूजी इन लोगों को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी बताने लगा और कह रहा था कि हम लोगों के यहाँ से जाने के बाद जिनको और उसके साथ ही वांग ने इन तीनों बंदों को खत्म करके वॉइड डिंग निकाल ली होगी। तो मास्टर चिंग भी इसमें हाँ बोलने लगे और कहते कि वैसे भी जिनको एक नंबर का कमीना बंदा है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम पावरफुल बनकर स्टारफॉल कोalition को फॉर्म करें। अब इनकी बातों पर वान टियानमिंग को भी यकीन होने लगा। वो सोचता है कि वैसे भी उस कमीने जिनको ने मुझे मारने की प्लानिंग बनाई थी, तो शायद उसी ने हेवन डिंग को भी चुराया होगा। वैसे भी मुझे मेरी मार्शल आंटी सांगू ने बताया था कि स्टार पैलेस अपनी रियासत को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इन लोगों से कहने लगा कि शायद वॉइड डिंग को स्टार पैलेस के दोनों सेंट्स ने मिलकर चुराया है और इस बात पर ही सभी लोग अग्री हो गए। टियानोजी कह रहा था कि डिंग के ट्रेजर को हासिल करके वो दोनों सेंट्स डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को अचीव करेंगे। तो हमने भी जल्दी से इसके बारे में सिक्स पाथ के सेंट वेन जियानगू को रिपोर्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ वो पैट्रियार्क से कह रहा था कि अब हमने फिलहाल के आपसी झगड़ों को भूलकर स्टारफॉल कोalition पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी झगड़े करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जिसके बाद राइचियस सिख के लोग वहाँ से रवाना हो गए। इधर पैट्रियार्क दिल में कह रहा था कि ये लोग बेवकूफ है जो स्टार पैलेस पर इल्जाम लगा रहे। यहाँ पर मेरा ट्रैकिंग कर्स ब्रोकन है जो कि मैंने हान ली पर सेटअप किया था। साथ ही इस पूरी जगह पर प्योर क्वालिटी की एनिग्मेटिक डार्क डिमोनिक ऑरा मौजूद है, यानी कि वॉइड डिंग चुराने का काम मेरे प्यारे डिसाइपल हान ली का तो नहीं हो सकता। वेल जरूर से ये काम मेरे मास्टर जुआन का होगा। खैर मास्टर, आपने इस बार मुझे काफी अच्छे से उल्लू बनाया है। मास्टर, आप इतने यंग तो हो नहीं सकते, यानी कि आपने जरूर से आपकी सोल को रिप्लेस किया था। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा, जो देख मानहूजी और मास्टर चिंग थोड़े से शॉक हो गए थे। पैट्रियार्क कहता है कि मैं जरूर से तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे फिर तुम जहन्नुम में ही क्यों न छुप जाओ। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसका ऐसा रवैया देखकर मानहूजी कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि ये फाइट कर करके पगला गया है। जिस पर मास्टर चिंग कहते हाँ, शायद लड़ाई करते वक्त इसके दिमाग का एक स्क्रू गिर गया होगा। मेरी मानो तो ऐसे लोगों को अकेला छोड़ना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। अब पैट्रियार्क जिनको मानहूजी और वान टियानमिंग से कहने लगा कि तुम लोगों की सपोर्ट के बिना भी मैंने वॉइड डिंग को ऊपर पुल किया था। इसका मतलब मैं कमजोर तो बिल्कुल नहीं हूँ। बस अब देखते जाओ कि कैसे मैं तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगा। पता है हानली को, जिसने अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करते उस पूरे इलाके को हजारों मीलों तक चेक कर लिया। वहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर का नाम और निशान नहीं था। इसलिए हानली अपनी वॉइड डिंग को बाहर निकाल लेता है। वो इस सुप्रीम ट्रेजर को हासिल करके काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ये सी ऑफ कैओटिक स्टार्स का सबसे पहला सीक्रेट ट्रेजर है। लाखों पावरफुल लोग बस इसकी झलक देखने के लिए मारे गए, मगर आज वो ट्रेजर हानली के पास था। अब हानली अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसे ओपन करने की कोशिश करता है, मगर डिंग पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो हानली अपनी बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड से उसके लीड को हटाने की कोशिश करता है, मगर डिंग ने तो उसकी तलवार को ही दूर फेंक दिया, जो देखकर हानली काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो अब अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर्स, जिसे उसने 100 सालों में हासिल किया था, उन सभी को बाहर निकाल लेता है, जिनमें थे गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू आरो, ब्रेकिंग विंड फोक, ग्रीन ब्रिलियंट सोर्ड और 5 एलिमेंट कॉपर रिंग्स। जिसके बाद इन सभी का 1 बाय 1 यूज करते उस डिंग को ओपन करने की कोशिश करने लगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हानली बेबस होकर उसी कोल्ड्रन पर लेट गया है। उसकी हजारों कोशिशों के बावजूद भी वॉइड डिंग ओपन नहीं हुई थी, जिससे हानली काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। वो कह रहा था कि शायद मैं कल्टीवेशन के हाई लेवल पर नहीं हूँ, जिस वजह से ये डिंग मुझसे ओपन नहीं हो रही। मैंने इस लोहे के टुकड़े को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। शायद अगली बार फाइट करते वक्त मैं इसका यूज लोगों की खोपड़ियां तोड़ने के लिए कर सकता हूँ। जिसके बाद हानली अपनी रूइन सेप्टर को बाहर निकाल लेता है। वो देख पा रहा था कि एक स्पिरिचुअल पेट है। हानली से देखकर सोचने पर मजबूर हो गया कि 2 सिरों वाला भेड़िया असल में इतना क्यूट सा क्रिएचर कैसे बन गया। हानली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस डिंग से डर लग रहा था, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तो हानली उसके साथ खेलने के लिए फायर का परिंदा बना लेता है। तो स्पिरिचुअल पेट भी अपनी विंग को बाहर निकाल कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर इसमें वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब हानली उसके सामने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, मगर उस स्पिरिचुअल पेट उसे नखरे दिखा रही थी। जिसके बाद वो अपनी सेप्टर के पास आ जाती है। तो हानली समझ गया था कि सेप्टर ही इस पेट का मास्टर होगा। हानली को इतना तो पता था कि वॉइड डिंग के चोरी होने की वजह से सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में अफरा तफरी मचने वाली है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हेवनली स्टार सिटी के फॉर्मेशन का यूज करके आउटर सी में टेलीपोर्ट हो जाएगा, ताकि वो वहीं पर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। जिसके बाद हानली अपने रेड क्लॉक को पहनकर हेवनली स्टार सिटी की तरफ
निकल पड़ा। रेड क्लॉक से उसका स्पीड हवा से भी ज्यादा तेज हो गया था। अब एक पूरा महीना ट्रैवल करने के बाद वो इनर स्टार सी के नानमिंग आइलैंड पर पहुंच चुका था। यहाँ आते ही हानली ने अपना होलिया बदल कर मास्क पहन लिया। दरअसल नानमिंग आइलैंड एक व्यापारी आइलैंड था, तो हानली यहाँ से कुछ जरूरी चीजें परचेज करके सीधे आउटर सी के लिए रवाना हो जाएगा। उसे यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल परचेज करने थे, जिनका यूज करके वो 9 कॉल स्पिरिट जिनसिंग हर्ब को रिफाइन कर पाए। अब हानली ने उस पूरी जगह का मुआयना करते हुए ये पता कर लिया कि ये जगह पूरी तरह से गार्ड की गई है। साथ ही यहाँ पर उसे किसी भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर की ऑरा फील नहीं हो रही थी, मगर फिर भी वो अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फाइनल स्टेज को शो करता है, ताकि वो किसी का ध्यान अपनी तरफ ना खींच पाए। यहाँ पर हानली को एक बंदी नजर आई, जो कि कुछ संदूक लेकर नानमिंग आइलैंड पर पहुंच गई थी। यहाँ का मास्टर मो उनका स्वागत करते हुए आइलैंड पर इनवाइट करता है। हानली को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह पर इतने सारे गार्ड्स तैनात क्यों किए गए हैं। ये तो स्टार पैलेस से काफी ज्यादा दूर थी, फिर यहाँ पर किस बात का खतरा होगा। जिसके बाद हानली अपने 9 कॉल जिनसिंग पिल्स की रेसिपी को चेक करता है। यहाँ से उसे कुछ मटेरियल परचेज करना था, तो एक शॉप पर पहुँच गया, जहाँ का ओनर अपनी शॉप खाली करने में बिजी था। तो हानली उससे पूछता है, बॉस क्या आपके पास एगेट हॉर्न और 1000 लिव ड्यू अवेलेबल है? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि जनाब अब मेरे पास बिजनेस करने के लिए वक्त नहीं है। यहाँ के टोटल 12 आइलैंड्स पर डिफेंसिव फॉर्मेशन सेटअप किए गए, अगर वो एक्टिवेट हो गए तो फिर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा। हानली तो ये सुनकर ही थोड़ा सा परेशान हो गया। उसे बताता है कि मैं कई सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी था, इसलिए मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो बंदा उसे कहता है, सर आप तो बड़े ही मनहूस टाइम पर कल्टीवेशन से बाहर आए हो। दरअसल पिछले महीने में स्टार पैलेस ने हेवनली स्टार टोकन इशू किया है। ऐसा कहा जा रहा कि स्टार पैलेस के 2 सेंट्स ने अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो उन्होंने सभी मेजर सेक्ट के लीडर्स और आइलैंड के ओनर्स को हेवनली स्टार सिटी में इनवाइट किया है। जो भी वहाँ नहीं जाएगा उसे गद्दार करार देकर खत्म कर देंगे, इसलिए मैंने भी अपना स्टोर खाली कर दिया। भले स्टार पैलेस के लोग बोल रहे थे कि 2 सेंट्स की ट्रेनिंग पूरी हुई, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक 2 सेंट्स अपीयर नहीं हुए, मगर फिर भी टोकन इशू कर दिया गया। अब तो पूरे क्योटिक सी ऑफ स्टार्स में कियोस्क का माहौल है। स्टार पैलेस की हरकतों से तंग आकर राइचस सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट के पावरफुल लोगों ने मिलकर स्टारफॉल कोअलिशन को फॉर्म कर लिया है। वो ये सब करते ही नहीं, मगर उनका मानना था कि स्टार पैलेस के जिनको और उसके जूनियर वांग ने उन्हें धोखा दिया। उनकी 2 सेंट से कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिर भी वो स्टार पैलेस के खिलाफ हो चुके हैं। स्टारफॉल कोअलिशन में अब धीरे धीरे करके कई सारे छोटे मोटे सेक्ट भी ज्वाइन हो चुके हैं, जिसके चलते अब बहुत बड़ी जंग का आगाज हो गया। स्टारफॉल कोअलिशन के लोगों ने आउटर सी के लगभग 24 आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, और अब वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि स्टार पैलेस की सबसे इम्पोर्टेंट हेवनली स्टार सिटी उनके कब्जे में न आए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्टोर को ग्रो करने में लगा दी, लेकिन अब मुझे इसे बंद करके यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, क्योंकि इतने बुरे वक्त में हमारी मुलाकात हुई, तो जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। तुम्हें जो चाहे वो चीजें खरीद सकते हो, मैं तुम्हें उन पर भारी डिस्काउंट दूंगा। इधर हानली सोचता है कि वॉइड हेवन हॉल से वापस आकर बस 1 महीना हुआ, और बस इतने से वक्त में ये दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद हमें मेंशन का सीन दिखाया गया, जहां से डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता था। अब वहां के मास्टर ने पूरी तैयारियां होते उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया। इधर हानली उस बंदे की शॉप से कुछ मटेरियल परचेस करके वो बाहर जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा, यानी कि ये टाउन स्टारफॉल कोअलिशन का साथ दे रहा था। उस आइलैंड का मास्टर अनाउंस करता है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल स्टार पैलेस के 2 सेंट्स ने मुझे नानमिंग आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी, मगर वो दोनों अभी क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी हैं। तो इसी का फायदा उठाकर स्टार पैलेस का जिन कोई अपनी तानाशाही शुरू कर रहा। वो बंदा एक बेरहम और लालची किस्म का इंसान है। उसने सिर्फ खुद के फायदे के लिए हम सभी पर दबाव बनाया। वो चाहता है कि हम उसके तलवे चाटे, लेकिन हमारा नानमिंग आइलैंड बिजनेस का एक कमर्शियल स्पॉट है, तो भला हम उस कमीने की गुलामी को बर्दाश्त क्यों करेंगे। और फिर इसी दरमियान मुझे राइचस डाउ के अंडर आने वाली मायरियट धर्मा सेक्ट के सुप्रीम एल्डर वेन जियांगू का पैगाम मिला। वो चाहते हैं कि हम स्टारफॉल कोअलिशन को ज्वाइन करके स्टार पैलेस के खिलाफ बगावत करें, ताकि हमारे सी ऑफ क्योटिक स्टार्स का फ्यूचर ब्राइट हो पाए। 2 सेंट्स के एब्सेंस में उस जिनको ने सारे कानूनों को ब्रेक कर दिया है, तो अब उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया। लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप यहाँ पर पूरी तरह से महफूज रहोगे, और अगर आपको आइलैंड छोड़कर जाना है तो आप लोग पोर्ट पर अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करके यहाँ से जा सकते हो। देखो जो भी लोग उस जिनकोई के खिलाफ है, हम उन्हें स्टारफॉल कोअलिशन के फ्रेंड्स जैसा ट्रीट करेंगे।
हमें अब स्टार पैलेस से डरने की कोई जरूरत नहीं। इधर डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। जो देख हानली सोचता है कि स्टारफॉल कोलिशन एक लंबे अरसे से से ऑफ कैओटिक स्टार्स की डोमिनेटिंग पावर्स बनने की प्लानिंग बना रहा था। ये कोई अभी 1 महीने के अंदर लगी हुई आग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। खैर अब स्टार पैलेस और स्टारफॉल कोलिशन आपस में जंग करेंगे तो वो लोग कुछ वक्त के लिए तो वर्ल्डिंग पर फोकस नहीं करने वाले। इस तरह से मैं भी सेफ रह पाऊंगा। अब हम देख पाते कि नानमिंग आइलैंड के लोग यहाँ से जाना चाहते थे। उन्हें किसी भी बैटल का शिकार बनने का कोई शौक नहीं था। जिसके बाद हमें एक बहुत ही शानदार परिंदा दिखाया गया जो कि कैरेज को राइड कर रहा था। वहीं पर हानली सोचता है कि डिफेंसिव फॉर्मेशन से बाहर जाने के लिए मुझे टोकन की जरूरत पड़ेगी और तभी उसकी नजर उस कैरेज पर गई। वो आइलैंड छोड़कर जाने वाले लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म कर रहे थे। बाहर जाने वाले लोगों को अपने स्पेशल मैजिक ट्रेजर शो करके आइडेंटिटी को कंफर्म करना था। अगर वो इसमें पास हो गई तो उन्हें एक टोकन दिया जाएगा। हानली वहाँ पर एक बंदी को भी देख पाता है जो कि हर एक ट्रेजर को अपनी सीनियर को शो कर रही थी, जो कि कैरेज में बैठा हुआ था। वेल ये बंदा 6th पाथ का डिसेंडेंट है। इसके अप्रूवल के बाद ही लोग यहाँ से जा सकते। हानली सोच रहा था कि 6th पाथ का सेंट डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करता है और इस इलाके में उसकी काफी अच्छी डोमिनेशन है। शायद इसी वजह से इस आइलैंड के मास्टर युवान ने स्टारफॉल कोलिशन के सामने अपना सिर झुका दिया होगा। भले ही उसने राइचियस सेक्ट का नाम यूज किया, मगर यहाँ पर तो डीमन सेक्ट का ही बोलबाला है। अगर कोई इन डिमोनिक कल्टिवेटर्स की बात से अग्री ना हो तो ये लोग 1 सेकंड के अंदर उसके खिलाफ हो जाते। तो चलो अब मैंने भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। जिसके बाद हानली एक बार फिर से अपना लुक बदलकर मास्टर युआन के सामने पहुंच गया। वो कह रहा था कि मेरा नाम लिफेयू है और मैं नानही आइलैंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे मास्टर चिंग का मैं एक लौता डिसाइपल हूँ। गाइस यहाँ पर हानली ने उसी मास्टर का नाम यूज किया था जिससे उसकी वर्ल्ड हेवन हॉल में मुलाकात हुई थी। हानली उन्हें बताता है कि मैं इस आइलैंड से गुजर रहा था और उतने में यहाँ का फॉर्मेशन सेटअप हो गया, तो मुझे यहाँ से बाहर जाने की परमिशन चाहिए। मैं मेरे मास्टर का पावरफुल ट्रेजर ग्रीन डेस्टिनी नीडल टैलिस्मान आपको तोहफे में पेश करना चाहूंगा ताकि मेरी पहचान कंफर्म हो जाए। तो वो बंदी उस टैलिस्मान को लेकर सीधे अपने मास्टर के पास चली गई। वैसे तो वो बंदा लोगों को बड़ी आसानी से टोकन दिए जा रहा था, मगर इस टैलिस्मान को देखकर वो थोड़ा सा चौंक गया। इधर हानली सोच रहा था कि मास्टर चिंग एक फ्री कल्टिवेटर है। उसने ना कभी राइचियस सेक्ट से दुश्मनी ली और ना ही डिमोनिक सेक्ट से, इसलिए मैंने उसे अपना मास्टर बताया था। पता नहीं अभी बंदा मुझे पास देने में इतनी देर क्यों लगा रहा, कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। तभी वो बंदी हानली से कहती कि हमारे मास्टर तुमसे बात करना चाहते हैं। तो हानली तुरंत ही उस बंदे से बात करने पहुंच गया। वो कह रहा था कि 6th पाथ के डिसेंडेंट से मिलने का मौका तो किस्मत से मिलता है। प्लीज सीनियर मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। वेल इस बंदे का नाम है वेन टियानरेन और ये कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन की पिनाकल स्टेज पर था। वो स्माइल करते हुए हानली से कहता है कि तुम तो अपने मास्टर चिंग जैसे ही बिहेव करते हो। वैसे मेरा नाम है वेन टियानरेन और मेरे मास्टर 6th पाथ के ग्रेट एंसेस्टर हैं। खैर मुझे बस इतना जानना है कि मास्टर चिंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कब किया था। तो हानली उन्हें बताता है कि हमारी फैमिली में पिछले 200 सालों में बहुत ही कम लोग कल्टीवेट कर पाए। तो मास्टर चिंग ने मुझे रहमदिली दिखाकर कई सारे पावरफुल एलिक्सर और मैजिक ट्रेजर्स गिफ्ट किए ताकि मैं अपनी फैमिली के रूट्स को खत्म होने से रोक पाऊँ। उनकी ही मदद से मैंने कोर फॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है। यहाँ पर मैं बस अपने मास्टर के लिए कुछ पिल्स खरीदने आया था। अगर मैं घर जल्दी वापस नहीं गया तो मास्टर को लगेगा कि मैं उनके एब्सेंस में नकारा हो चुका हूँ। दरअसल मेरे मास्टर वर्ल्ड हेवन हॉल से जल्द ही वापस आएंगे और मैं नहीं चाहता कि उनके आते ही मेरी पिटाई हो जाए। जिस पर वेन टियानरेन कहता है कि लिफेयू तुम्हारे पास सीनियर चिंग ने खुद रिफाइन किया हुआ नेटल मैजिक ट्रेजर टैलिस्मान है, जिससे साबित होता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं हो सकते। फिलहाल तो जंग का माहौल है, वरना मैं तुमसे काफी अच्छी बातें करता। हम लोग दावत भी कर सकते थे। साथ ही साथ वेन टियानरेन ने हानली को अपनी चाय भी सर्व की थी। हानली सोचता है कि ये बंदा वैसे तो बहुत ज्यादा घमंडी है, मगर फिर भी मेरे साथ पोलाइटली बिहेव कर रहा, तो मैंने भी इसकी चाय पी लेनी चाहिए। फिर बाद में मैं पॉइजन का एंटीडोट ले सकता हूँ, मगर फिलहाल मैंने इसे नाराज नहीं करना चाहिए। तो हानली ने तुरंत ही उसकी चाय गटक ली, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी थी। वेन टियानरेन उससे कह रहा था कि अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो ये वेन टोकन तुम्हारे पास रखो। इसे दिखाने के बाद कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम आउटर सी जाओगे तो वहाँ पर इस टोकन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हेवनली स्टार सिटी पूरी तरह से कॉम्बैट के लिए रेडी हो गई है। उन्होंने जगह जगह पर पहरे लगा दिए, तो इस इलाके का एक्सेस तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जिस पर हानली कह रहा था सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल की सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब है। अगर मैं घर तक जिंदा वापस जा पाया तो शायद 8-10 सालों तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करूंगा। एक बार मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो मैं जरूर से आपसे मिलने आ जाऊंगा। जिसके लिए वेन टियानरेन भी राजी हो जाता है। वो कह रहा था कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उम्मीद है कि हमारी जल्द ही मुलाकात होगी। तो अब
हानली उसे अलविदा कह के वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाते ही टियानरेन की सर्वेंट बता रही थी कि मास्टर चिंग का ये डिसाइपल काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। जिस पर टियानरेन कहने लगा कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये बंदा उस ईवल चिंग का डिसाइपल नहीं हो सकता, मगर चिंग से इसका कुछ तो कनेक्शन जरूर होगा। वेल फिलहाल इस बंदे से हमें कोई खतरा नहीं, तो इसके बारे में भूल जाओ। वैसे मेलोडी सेक्ट के क्या हाल है? तो बंदी उसे जीलिंग के बारे में बता रही थी। वो कहने लगी कि जीलिंग कुछ हर्ब्स कलेक्ट करके हेवनली स्टार पैलेस वापस आ चुकी है। हमारे लोग कंटिन्यूअसली उस पर नजर रखे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चला कि वो जीलिंग जिनकुई की फेवरेट बंदी है। इसी वजह से तो जिनकुई उसे अपने साथ वर्ल्ड हेवन हॉल ले गया था, जिस पर टियानरेन कह रहा था कि जितनी ऊंची उड़ान होगी उतने ही जोरों से हम नीचे पटकते हैं। अब उस जीलिंग को नीचे पटकते हुए देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी वो बंदी मेरी प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बनने वाली है, तो तुम कोई गड़बड़ी नहीं करोगी। यहाँ पर हम उस बंदी को गुस्से में देख पाते हैं। वो अपने ही मास्टर टियानरेन से नफरत करती थी। अब ऐसा क्यों, ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। अब अगले सीन में हमें स्टार पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर जिनकुई को वांग बता रहा था कि हमने सभी वफादार लोगों को हेवनली स्टार सिटी बुला लिया है। साथ ही साथ हमारा डिफेंस फॉर्मेशन भी रेडी है, बस आपके इशारे पर हम उसे एक्टिवेट कर देंगे। जिस पर जिनकुई कहता है बहुत बढ़िया, अब हम स्टार पैलेस को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन लोग मेरे पहले जैसे रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं 2 सेंट्स के एब्सेंस में रूल को ब्रेक करके खुद का फायदा देख रहा हूँ। मुझे तो हर जगह से ताने मिल रहे। साथ ही साथ छोटे मोटे सेक्ट भी अब स्टारफॉल कोलिशन के साथ जुड़ चुके हैं। खैर मैं इन छोटे मोटे सेक्ट को माफ तो कर दूंगा, लेकिन ये तभी हो सकता अगर वो हमारे स्टार पैलेस पर अटैक न करे। वैसे भी हमारे सेंट्स की ट्रेनिंग पूरी होती ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी वांग तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज आप खुद की रेपुटेशन को डैमेज ना कीजिए। जिस पर जिनकुई कह रहा था कि मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता और ना ही मेरी रेपुटेशन स्पॉइल होगी, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। बस अब हम जल्द ही स्टारफॉल कोलिशन को तबाह कर देंगे। आप सीन शिफ्ट होकर हम हानली को देख पाते हैं, जो कि उस आइलैंड से काफी दूर आ चुका था। वो एलिक्सर कंज्यूम करते हुए कहता है कि भले इवेंट टियानरेन की चाय में जहर नहीं था, मगर फिर भी डिमोनिक ऑरा उसमें मिक्स थी। हानली के पास डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग है, जो कि इस दुनिया की किसी भी इम्प्योरिटीज को आसानी से हटा सकती। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो हानली को किसी भी इवल ऑरा से कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अब हानली के सामने एक बहुत बड़ा मसला था। दरअसल स्टार पैलेस ने हेवनली स्टार सिटी को सीज कर दिया था। अगर हानली को वहाँ का टेलीपोर्टेशन पोर्टल यूज करना है तो उसे कोई ना कोई जुगाड़ जमाना होगा। और तभी हानली के पास 2 बंदे पहुँच गए। ये दोनों भी कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर थे। तो हानली तुरंत ही उन्हें वेन टियानरेन ने दिया हुआ टोकन शो करता है। तो लोग उससे कह रहे थे कि हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। जिसके बाद उन्होंने हानली को एक इमेज दिखाई। वो कह रहे थे कि ये बंदी स्टार पैलेस की जासूस है। थोड़ी देर पहले ये इसी रास्ते से भागी थी। अगर तुम हमें बताओ कि किस दिशा में गई है तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, वरना तुम्हारी सारी कल्टीवेशन को इरेज किया जाएगा। यही हमारे स्टारफॉल कोलिशन का नियम है। तो हानली उन्हें बताने लगा कि मैंने किसी स्पाई को यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। मगर वो लोग कहते हैं कि शायद वो बंदी तुम भी हो सकते हो, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है वो आसानी से अपना फॉर्म बदल सकती थी। चलो अब तुम्हें हमारे साथ चल के अपने इनोसेंस को साबित करना होगा। तो हानली उसे एक छोटा सा बॉक्स देकर कहने लगा कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मगर जैसे उस बंदे ने उस बॉक्स को ओपन किया, वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो बंदा वहीं पर मारा गया। साथ ही हानली अब उस दूसरे बंदे को भी अपनी 5 एलिमेंट कॉपर रिंग में जकड़ लेता है। जिसके बाद हानली ने अपनी थंडर का यूज करते हुए उसे भी निपटा दिया। अब हानली उन दोनों की स्टोरेज बैग छीन कर कहता है कि मेरी दोस्त तुम कब से अंडर वाटर छुप कर बैठी हो। मेरे ख्याल से तुमने अब ऊपर आकर ताजी हवा के मजे लेने चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुमने ब्रीथ मास्किंग मैजिक इविजन टेक्निक का यूज करके खुद को हाइड किया है, लेकिन ये सारी ट्रिक्स मेरे लिए मामूली है, इसलिए खुद होकर बाहर आ जाओ, वरना फिर मुझे तुम्हें बाहर खींचने में कोई एतराज नहीं। और तभी वो बंदी उसके सामने पहुंच गई। वेल इसका नाम था यूलिंग और ये स्टार पैलेस के फॉरेन अफेयर्स सेक्शन की डिसाइपल है। वो तुरंत ही हानली का शुक्रिया अदा करते हुए उससे उसका नाम पूछने लगी। हानली को तो ये बंदी काफी ज्यादा खूबसूरत लगी थी। अब वो उसे अपना रियल नाम बताकर कहने लगा कि वो दोनों लोग बेवजह मुझसे पंगे ले रहे थे। तो यूलिंग कहती हाँ मैं जानती हूँ और आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। वो लोग भी कल्टीवेशन में आपके ही सेम लेवल पर थे, मगर उन्हें खत्म
करने में आपको जरा भी वक्त नहीं लगा। आई थिंक आपको हेवनली स्टार सिटी में एंट्री चाहिए, इसलिए आपने मेरी जान बचाई। जिस पर हानली कहता है कि आपका भी दिमाग काफी ज्यादा तेज है। दरअसल हेवनली स्टार सिटी में मेरी केव है, लेकिन वहाँ के सारे रास्ते ब्लॉक किए गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वापिस कैसे जा पाऊंगा। मगर यूलिंग हानली की मदद करने के लिए राजी हो गई थी। अब कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग हेवनली स्टार सिटी पहुँच चुके थे। हानली देखता है कि वहाँ पर कई सारी वॉरशिप तैनात है, यानी कि अब जल्द ही जंग होने वाली थी। हेवनली स्टार सिटी आते ही वहाँ के लोग यूलिंग को ग्रीट करते हैं, जो देख हानली समझ गया था कि इस बंदी का स्टेटस काफी ज्यादा हायर लेवल का होगा। यूलिंग की वजह से उसे बड़ी आसानी से हेवनली स्टार सिटी में एंट्री मिल चुकी थी। अब रास्ते में उनकी मुलाकात एक बंदे से हुई। वो यूलिंग की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, तो यूलिंग उसे बताती है कि स्टारफॉल कोलिशन के 2 लोग मुझे मारना चाहते थे, मगर फेलो हानली ने मेरी जान बचाई। इनकी हमारी सिटी में एक केव है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें एंट्री दीजिए। लेकिन उस बंदे को तो हानली से थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी। साथ ही साथ वो यूलिंग को एलिक्सर पिल दे देता है, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी इंजरीज को हील कर पाए। जो देखकर हानली समझ गया कि बंदा यूलिंग से प्यार करता है, और मेरा यूलिंग की मदद करना इसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अब हानली यूलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि फिलहाल तो जंग का माहौल है, मगर जंग खत्म होते ही मैं आपको चाय पर इनवाइट करूंगा। तो यूलिंग भी उसे अपना टोकन दे देती है, ताकि हानली उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाए। अब उसके वहाँ से जाने के बाद वो बंदा हानली को लेकर सिटी में चला गया। वो हानली को बताता है कि फिलहाल यहाँ की हालत काफी ज्यादा भयानक है। यहाँ पर हम उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे जिनमें कुछ काबिलियत हो, तो तुम्हें भी अपने सेम लेवल के कल्टीवेटर दुश्मन को खत्म करना होगा। तुम जंग में जितने लोगों को मारोगे तुम्हें उतने ही रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। हाँ, मगर ये तभी तुम्हें मिल सकते हैं जब तुम जंग में सरवाइव कर पाओ। खैर वैसे भी तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए बेवजह के पंगे मत करना। अब हानली अपनी केव में वापस पहुंच चुका था। उस बंदे का टोकन बाहर निकाल कर कहता है कि मैं भला स्टार पैलेस के लिए अपनी जान क्यों देने लगा। वैसे भी मेरे पास हेवन वॉइड डिंग है। जब ये बात यहाँ के ग्रैंड एल्डर जिनकोई को पता चलेगी, वो मुझे इस सिटी से बाहर जाने नहीं देगा। मुझे बस यहाँ की एरी का यूज करके आउटर सी में जाना होगा। जिसके बाद उस बंदे का टोकन ब्रेक करके वहाँ की दीवार चेक करता है। उसे उस वॉल को देखते ही ज़ैंग ताई की याद आई। जुआनगू ने हानली से उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया था, और अब हानली के पास पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो अब हानली भारी दिल से अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। उसने अपने सारे ट्रेजर्स, वेपन्स और हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया था। हानली को अपने पुराने दोस्तों की भी याद आ रही थी। वो कहता है कि इस सिटी में मैंने कई साल गुजार दिए, मगर अब यहाँ से जाना होगा। पता नहीं फिर मैं यहाँ पर कब वापस आ पाऊंगा। लेकिन जिंदगी का नाम है चलते जाना, अगर हम रुक गए तो तबाह हो जाएंगे। और फिर वो अपने फॉर्मेशंस कलेक्ट करके वहाँ से रवाना हो गया। जिसके बाद हमें हेवनली स्टार सिटी के 50वें फ्लोर का सीन दिखाया गया। इसी जगह पर आउटर सी में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन बना हुआ था। तो हानली वहाँ पर पहुँच जाता है, मगर हानली को यहाँ की एरी यूज करने की परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि हानली ने अभी तक एक भी दुश्मन को खत्म करके स्टार पैलेस के लिए अपनी वफादारी साबित नहीं की थी। अब हानली वहाँ से जाने लगा कि तभी वो अपने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके कुछ लोगों की बातें सुन लेता है। दरअसल स्टार पैलेस का एक करप्ट बंदा लोगों से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन रिश्वत में लेकर उन्हें फॉर्मेशन यूज करने की परमिशन दिए जा रहा था। उसने उन लोगों को ठीक 4 बजे फॉर्मेशन के पास बुला लिया। तो हानली भी अब उन्हीं लोगों के साथ शामिल होने का फैसला लेता है। वही दूसरी तरफ हम वांग को देख पाते, जो कि जिनकुई को बता रहा था कि जिस बंदे ने वॉइड हेवन डिंग को पुल किया था हमें उसकी जानकारी मिल चुकी है। वेली मेलोडियस सेक्ट का गेस्ट डिसाइपल हानली था। ऐसा कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क का भी डिसाइपल है, और ये हमारी सिटी में काफी लंबे अरसे से रह रहा था। जिस पर जिनकुई कहता है कि मैंने अपनी सनसोर्ड से इसी बंदे पर हमला किया था, मगर फिर भी ये जिंदा बच गया, यानी कि इसकी कल्टीवेशन हायर लेवल की होगी। जिस पर वांग कहता है कि वॉइड हेवन हॉल में तो पैट्रियार्क इस बंदे को काफी ज्यादा सपोर्ट दिखा रहा था, मगर ये जीलिंग और जिनचिंग का भी अच्छा दोस्त है, तो पता नहीं ये बंदा किसकी साइड होगा। जिनकुई तो जिनचिंग के नाम सुनकर ही थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि जिनचिंग उसका भतीजा था और हानली जिनचिंग का अच्छा दोस्त। जिनकुई कहता है कि मैंने हेवन हॉल में हानली पर इसलिए अटैक किया क्योंकि मुझे शक था कि इसने जिनचिंग को मारा होगा, मगर मेरा अंदाजा तो पूरी तरह से गलत निकला। ये दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हैं। गाइस, ये उसी जिनचिंग की बात कर रहे हैं जो कि ट्रेजर हंट में जुआनगू के हाथों से केव में मारा गया था। उसी केव में हानली ने अपने कुछ और दोस्त और ज़ैंग को भी खो दिया। वांग कहता है कि हानली की केव बंद है, शायद वो वापस आया ही नहीं। तो जिनकुई उसे ऑर्डर देता है कि हानली के पोस्टर सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिपाहियों को ये मत बताना कि हानली के पास वॉइड डिंग है, बस उन्हें इतना बोलो कि अगर उन्हें हानली दिखाई दे तो हमें खबर कर दो। यहाँ पर हम जिनकुई के चेहरे पर एक स्माइल देख पाते हैं। वो हानली पर इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं था जितना कि हानली को लग रहा है। अब हमें सीधा 50वें फ्लोर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मौजूद थे। यहाँ
पर 4 लोगों को एंट्री थी, मगर हानली भी वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि मुझे भी आउटर सी में जाना है, तो प्लीज मुझे भी एंट्री दीजिए, मैं आपको इसकी डबल कीमत पे करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वहाँ का बंदा अपने सीनियर को बताने लगा कि मैं इस पर्सन को नहीं जानता, मैंने तो बस इन 4 लोगों से पैसे लिए थे। तो एल्डर हानली को बताने लगा कि यहाँ हम बस 4 लोगों को ही भेज सकते, 5वें पर्सन को टेलीपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हानली उससे कहता है कि तुम लोग रिश्वत लेकर स्टार पैलेस को चुना लगा रहे हो, अगर मैं यहाँ से नहीं जा पाया तो तुम्हारा भंडा फूट जाएगा। साथ ही साथ हानली वहाँ के एल्डर को एक मैजिक ट्रेजर भी गिफ्ट करता है, जिसका यूज करके ये बंदा किसी को भी खत्म कर सकता था। साथ ही साथ हानली ने उसके जूनियर को भी 2 डिमोनिक कोर गिफ्ट की थी, जो कि 5वीं रैंकिंग की डिमोनिक बीस्ट की है। तो अब इतने अच्छे गिफ्ट मिलने के बाद वो लोग भी हानली को फॉर्मेशन यूज करने की परमिशन दे देते हैं। अब उस एल्डर ने तुरंत ही वहाँ का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। कुछ लोग तो वहाँ से आसानी से टेलीपोर्ट हो गए, मगर हानली के स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस को उस एल्डर के स्पिरिचुअल पेट ने भाप लिया था। तभी हानली उसे एकदम खामोश रहने का इशारा कर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद वो एल्डर अपने जूनियर पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम एक नेसेंट सोल के कल्टीवेटर को यहाँ लेकर आए, मेरे स्पिरिचुअल पेट ने उसकी सेंसेस को भाप लिया था, अगर मैं उस बंदे को रोकता भी तो मुझे खत्म कर देता। मेरी स्पिरिचुअल पेट स्टार पैलेस के एल्डर को देखकर ही ऐसे डर जाती है, और आज वो इस बंदे को देखकर भी घबरा गई थी। जिसके बाद वो गुस्से में आकर उस बंदे को सप्रेस करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि जंग का माहौल है, हमें ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स की इस वक्त जरूरत पड़ेगी, मगर तुम्हारी वजह से वो बंदा जंग शुरू होने से पहले यहाँ से भाग निकला। फिर उसने अपनी जूनियर को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। अब अगले सीन में हम स्टार पैलेस की विशाल आर्मी देख पाते, जिसे जिन को ये लीड कर रहा था। इस जंग में स्टार पैलेस के 2 सेंट्स भी इनडायरेक्टली उसका साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम स्टारफॉल कोलिशन की आर्मी को देख पाते हैं। वेन टियानरेन अपने मास्टर यानी कि 6 पाथ जियानगू को बता रहा था कि हम जंग के लिए तैयार हैं। इनके साथ राइचस पाथ के वान टियानमी की आर्मी भी जुड़ी हुई थी। उसी वक्त जिनको को एक फीमेल कल्टीवेटर की आवाज आ रही थी, जो कि वान टियानमिंग की मार्शल आंटी वान सांगू है। वैसे तो ये कभी जंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, मगर इस बार वो भी इस बैटल का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुकी है। अब हमें कुछ रिकॉर्ड्स के जरिए बताया गया कि स्टार पैलेस और स्टारफॉल कोलिशन की 100 साल पुरानी दुश्मनी एक जंग में तब्दील हो चुकी है। इस बैटल में 6 पाथ का सेंट वेन जियांगू, जो कि डिमोनिक सेक्ट का सेंट है, वो राइचियस सेक्ट के वान सांगू के साथ टीम अप हो गया। गाइस, इन्हें वेन और वान की जोड़ी कहा जाता है। इस भयानक जंग ने पूरे के पूरे सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में तबाही मचा दी। कुछ जगहों पर स्टार पैलेस की जीत हुई, तो कुछ प्लेसेस पर स्टारफॉल कोलिशन ने फतेह हासिल की। स्टार पैलेस इस जंग में अकेला पड़ गया था, और बाकी बचे डिमोनिक और राइचस सेक्ट एक हो गए। ये बैटल काफी लंबे अरसे तक चलती रही, और मीनवाइल ये दोनों ग्रुप्स वाइड हेवन डिंग को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हानली के पास मौजूद थी। और जैसा कि हमें पता है, हानली को कोई ढूंढ नहीं सकता, ये बंदा तो अंडरग्राउंड होने में माहिर है। फिलहाल हानली आउटर सी में था, और उसका एक ट्रेस भी इन लोगों के पास नहीं। अब हमें आउटर सी के फॉर्मेशन चेम्बर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा एरी का यूज करने के लिए परमिशन चाहता था, लेकिन वह काम करने वाला बंदा उससे कहता है कि अब तो मैं तुम्हें बता के थक गया हूँ कि हेवनली स्टार सिटी ने सभी आइलैंड को क्लोज कर दिया है, ना कोई वहाँ जा सकता है और ना ही कोई वहाँ से आ सकता है। वहाँ पर जंग होने के आसार है, अगर तुम वहाँ गए तो मारे नहीं जाओगे क्या? लेकिन उसी वक्त हानली कुछ मॉर्टल्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जो देखकर तो उस बंदे की बोलती ही बंद हो गई। उस शख्स से कह रहा था कि जाओ और इन्हीं से पूछ लो कि स्टार पैलेस का क्या हाल है। तो वो बंदा तुरंत ही हानली को ग्रीट करता है। वो उसे बता रहा था कि मैं कई सालों से आउटर सी में रहता आया हूँ, और अब मुझे स्टार सिटी वापस जाना है, लेकिन ये बेवकूफ मुझे टेलीपोर्टेशन एरी यूज ही नहीं करने दे रहा। वो कह रहा था कि वहाँ पर जंग होने वाली है। तो हानली उसे बताता है कि उन्होंने जो बताया वो सच है। दरअसल डिमोनिक और राइचस सेक्ट ने एक अलायंस बना ली है, जिसका नाम है स्टारफॉल कोलिशन। वो लोग जल्द ही स्टार पैलेस के साथ जंग शुरू कर देंगे, और हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना था, इसलिए हमें यहाँ पर भेज दिया गया। जो सुनते ही उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी फैमिली हेवन स्टार सिटी में रहती आई है, और अब वो अपनी फैमिली के पास वापस भी नहीं जा सकता। तो हानली से समझाता है कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, स्टार सिटी पूरी तरह से सेफ है, वहाँ पर दुश्मन इतनी आसानी से एंटर नहीं कर सकते। जो सुनते वो बंदा थोड़ा सा शांत हो गया। अब हानली उससे कहता है कि आप तो कई सालों से यहाँ पर रहते आए हो, तो क्या आप मुझे इस जगह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हो? वेल, इस जगह का नाम है वंडरस डेप्थ आइलैंड। तो हानली उसी बंदे के साथ सिटी का टूर करने
निकल पड़ा। फिलहाल हानली यहाँ की ब्लैक स्टोन सिटी में है, जो कि स्टार सिटी से हजारों मील दूर थी। हानली कहता है कि ये सिटी इतनी ज्यादा प्रॉस्परस होगी, इसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने इस जगह के बारे में काफी सारे रिकॉर्ड्स पढ़े थे, जिसमें लिखा गया कि ये जगह काफी ज्यादा पिछड़ी हुई और खतरनाक है, मगर वो रिकॉर्ड तो अब पूरी तरह से गलत साबित हुए। जिस पर वो बंदा कहता है कि ये जगह थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ की शान है इंच गोल्ड पवेलियन, इसके हर एक इंच में गोल्ड भरा हुआ था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक चीज को खरीदा या बेचा जा सकता था, सिवाय डिमोनिक कोर के। वो बंदा कहता है कि डिमोनिक कोर्स का सौदा करना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं, क्योंकि ये जगह डिमोनिक बीस्ट के लिए ही फेमस है। इस आइलैंड के चारों और ह्यूमन रेस का कोई ट्रेस नहीं था, बल्कि वहाँ पर तो डिमोनिक बीस्ट का राज है। साथ ही इस जगह पर कई सारे पावरफुल सेक्ट्स भी मौजूद हैं, जो कि इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करते आ रहे। हानली सोच रहा था कि इंच गोल्ड पवेलियन काफी ज्यादा स्पेशियस है, शायद यहाँ पर मुझे वो हब मिल सकते हैं जिनका यूज कर मैं 9 कॉल जिनसेंग हब को रिफाइन कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें इंच गोल्ड पवेलियन का सीन दिखाया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस था। यहाँ की चकाचौंध देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर लोग अपनी मनपसंद खूबसूरत सी लड़की को भी खरीद सकते थे, जो देख हानली को काफी ज्यादा अजीब लगा और डिसाइड करता है कि वो कभी भी किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंसने वाला। अब हानली यहाँ से एंशिएंट पिल्स खरीदने के लिए अपर फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ जाते ही हानली ने अपना लुक भी बदल दिया था। हानली को यहाँ पर अपना एगेट थान तो मिल गया था, लेकिन 1000 लीफ ड्यू नाम का हब उस बंदे के पास मौजूद नहीं था। वो कहता है कि वैसे तो हमारी शॉप में ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर आपका ये 1000 लीफ ड्यू नाम ही मैंने पहली बार सुना। हानली सोचता है कि ये बंदा कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन स्टेज पर होके भी यहाँ पर एज ए सर्वेंट काम कर रहा है, जिससे मैं ये अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ कि इंच गोल्ड पवेलियन का मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी वो सर्वेंट कहता है कि ये एक एंशिएंट हब है, तो यहाँ पर किसी और नाम से जानते होंगे। प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं अभी अपने मास्टर से पूछ के आता हूँ। अब वो बंदा तुरंत ही अपने मास्टर के पास जाकर उसे बताने लगा कि कल्टीवेटर हमारी शॉप से 1000 लीफ ड्यू परचेज करना चाहता, मगर वो हब तो हमारे पास मौजूद ही नहीं। जिस पर वो मास्टर कहता है कि ना, तुम्हें वो हब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग ही उस हब के बारे में जानते हैं। जाओ उस बंदे को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वेल, मास्टर कोई और नहीं बल्कि सीनियर फेंगजी था, और यही बंदा इस इंच गोल्ड पवेलियन का मालिक है। अब वो सर्वेंट हानली को अपने मास्टर के पास छोड़कर वहाँ से चला गया। हानली तो फेंगजी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फेंगजी कह रहा था कि हमारी मुलाकात प्राइम स्टार आइलैंड पर हुई थी, और इस बात को तो कई साल बीत चुके हैं। मानना पड़ेगा इन सालों में तुमने कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस की। हानली तो तुरंत ही शॉक होकर उसे ग्रीट करता है। फेंगजी कह रहा था कि तुम 1000 लीफ ड्यू की तलाश में हो, लेकिन लोग उसे इस नाम से नहीं जानते। दरअसल ये सबसे रियल मटेरियल है, जिसे हाफ डीमन ग्रास का जूस भी बोला जाता है। इससे बस शेप शिफ्टिंग डीमंस या फिर 8वीं रैंकिंग के बीस्ट को रिफाइन करके ही बनाया जा सकता। ये हब इतना ज्यादा स्पेशल है कि लोग इसे नेसेंट सोल के स्टेज को हासिल करने के लिए यूज करते आ रहे, इसलिए ये हब आसानी से तो नहीं मिलेगा, मगर तुम यहाँ के आसपास वाले इलाकों में शिकार करके उसे हासिल कर सकते हो। जिस पर हानली कहता है, सीनियर आपको तो पता ही है मैं इतना पावरफुल नहीं कि 8वीं लेवल के बीस्ट या फिर शेप शिफ्टिंग डीमन का मुकाबला कर पाऊँ, इसलिए अब मैं इस हब को हासिल करने का ख्याल ही दिल से निकाल चुका हूँ। और हाँ, वो सर्वेंट आपको मास्टर बोल रहा था, क्या आप ही इस गोल्ड पवेलियन के ओनर हो? सच बताओ तो ये जगह कमाल की है। जिस पर फेंगजी कह रहा था, हाँ मैं ही यहाँ का मास्टर हूँ, ये जगह तो मैंने मेरे टाइम पास के लिए बनाई थी। खैर ये सब छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर्ब्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, तो ये बुक तुम अपने पास रखो। इसमें सी ऑफ स्टार्स में जितने भी हर्ब्स है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। तो हानली तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस मैनुअल को एक्सेप्ट करता है। फेंगजी उससे कहता है कि प्राइम स्टार आइलैंड पर तुमने मुझे अपनी काफी स्पेशल वाइन सर्व की थी, तो इस बार मैं तुम्हें अपनी वाइन ऑफर करना चाहूंगा, जरा चख के बताओ ये कैसी है। तो हानली तुरंत ही उस वाइन को गटक लेता है और उसे ये वाइन काफी ज्यादा कमाल की लगी। हानली कहता है, सीनियर इसमें तो एक अलग ही ऑरा है जिसे तो मैं लफ्जों में बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जो सुनकर फेंगजी हंसते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो कहता है कि ये वाइन कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की गोल्ड कोर को पीस के उसके पाउडर से बनाई गई है। जो सुनते ही हानली डर जाता है। वो सोच रहा था कि पता नहीं इस बंदे ने बस वाइन बनाने के लिए कितने लोगों को मार के उनकी कोर हासिल की होगी, और आज मैं भी इसकी पाप में भागीदार हो गया। वहीं पर फेंगजी बता रहा था कि इसे हजारों सालों तक एज किया है और फिर रेन फ्लावर्स डाल के लगभग 40 सालों तक पकाया गया। इस वाइन में हेवन, अर्थ और ह्यूमन इन सभी के फ्लेवर्स कंबाइंड हैं। इसी वजह से ये तुम्हें इतने टेस्टी लगी कि तुम उसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। फेंगजी देखता है कि हानली के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका है, मगर वो फेंगजी को कुछ उल्टी बात भी नहीं बोल सकता था। साथ ही हानली को उस वाइन के पीते ही थोड़ा सा नशा भी होने लगा। अब हानली का लटका हुआ मुंह देखकर फेंगजी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, यार
मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। देखो इसमें कोई गोल्डन कोर या इंसानी मांस नहीं है, ये तो बस कुछ रेयर हर्ब्स की बनी हुई ड्रिंक है। इस वाइन के एक ही ड्रिंक में 20 सालों तक की जाने वाली कल्टीवेशन को कुछ ही पलों में इंक्रीज किया जा सकता। और हाँ, इसे पीने से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हानली उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कह रहा था सीनियर, मैं भी कड़ी मेहनत करके आपके लिए एक बेहतरीन वाइन प्रिपेयर करूंगा जिसे पीते ही आपका दिल खुश हो जाए। तो फिंगजी कहता है दोस्त, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे वाइन की जान पहचान और शौकीन लोग बहुत कम मिलते हैं। सच बताओ तो तुम्हारी वाइन की समझ को देखकर ही मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की थी। अब अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हें अपने स्पेशल कलेक्शन की बढ़िया सी वाइन पिलाऊंगा। तो हानली उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी फिंग कहता है ये जगह तो कमाल की है, मगर रेस्ट या फिर रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं। अगर यहाँ पर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो यहाँ पर ज्यादा दिन मत रुको, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। तो हानली उसके मशवरे के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। जब हानली प्राइम स्टार आइलैंड पर था तब भी फिंगजी ने हानली को एक अच्छी सलाह दी थी और इस बार भी वो हानली को सेफ रहने के लिए बता रहा था। देख पाते कि हानली गोल्डन पवेलियन से बाहर आ चुका है। वो कह रहा था कि शायद फिंगजी एक शेप शिफ्टिंग डीमन है, मैं इस बंदे से जितना ज्यादा दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए फायदेमंद है। जिसके बाद वो अपने मैप को देखकर डिसाइड करता है कि वो किसी ऐसे आइलैंड पर ट्रेनिंग करेगा जो पूरी तरह से वीरान हो। तो अब लगभग 2 महीनों तक हानली आउटर सी के कई सारे आइलैंड्स का मुआयना करता रहा और फाइनली उसे एक ऐसा आइलैंड मिला जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद थी। साथ ही यहाँ का इलाका सी मिस्ट से भरा हुआ है। तो हानली ने यहीं पर अपनी केव बनाने का डिसीजन लिया। वो तुरंत ही वहाँ पर अपने फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिसके बाद हानली की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो फिंगजी के दिए हुए मैनुअल को स्टडी कर रहा था। हानली सोचता है कि वॉइड हेवन डिंग से जो पिल बाहर आई थी वो शायद हेवनली रेमेडी पिल होगी। ऐसी एक पिल जुआनगू को हजारों साल पहले मिली थी, जिसे उसी के डिसाइपल जी शुआन ने छीन लिया होगा। जी शुआन तब नेसेंट सोल स्टेज पर नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम करके रिफाइन करना शुरू किया होगा। और जब ये बात एब्सोल्यूट डार्कनेस को पता चली तब वो जी शुआन के हाथ धोके पीछे पड़ गया। उसी से जान बचाते हुए जी शुआन मेरी पहली दुनिया यानी कि टियानयान में आ गया, मगर वो एब्सोल्यूट डार्कनेस की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके चलते वो अपनी इंजुरीज को रिकवर करने से पहले ही मारा गया। और फिर हजारों सालों बाद मैं उसी के टोकन का यूज करके यहाँ पहुँच गया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइड हेवन डिंग और मेरे बीच में कोई बॉन्ड तो जरूर होगा, क्योंकि हजारों सालों से जो वॉइड डिंग किसी भी नेसेंट सोल के हाथ नहीं लगी वो फिलहाल मेरे स्टोरेज बैग में मौजूद है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉइड डिंग ही मेरी बर्बादी का कारण बन जाए। अब हानली जी शुआन के पास से मिली हुई पिल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करता है, मगर उसे ये पिल कंज्यूम करने में रिस्क लग रही थी, तो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पेट को बाहर निकाल लेता है। गाइस, ये है वान टियानमिंग का सिल्कवर्म, जो कि वॉइड डिंग को पुल करते हुए घायल हो गया था। तो हानली उसे जी शुआन की एक पिल खिलाकर कहने लगा कि शायद इससे तुम रिकवर हो जाओ। और थोड़ी देर में हानली देखता है कि वो सिल्कवर्म थोड़ा सा बेटर फील कर रहा, तो वो उसे दोबारा से अपने स्टोरेज बैग में रखते हुए जुआनगू की बोन चेक करता है। हानली कह रहा था कि जुआनगू ने हजारों सालों तक केयटिक सी पर अपना दबदबा बना के रखा था, मगर वो बेचारा बेवजह मारा गया। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं पास्ट को बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं उसके लेगेसी को जारी रख पाऊँ तो ये उसके लिए रिस्पेक्ट होगी। तो हानली अपनी सोल गैदरिंग बोल का यूज करके उस बोन को चेक करता है। उसी वक्त हानली को फील हुआ कि वो एक बोन से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गया है, जो कि पहला जुआनगू का तख्त हुआ करता था। साथ ही साथ हानली देख पाता है कि वहाँ पर कई सारे फ्लेश और बोन से बने हुए पपेट्स हैं। और फिर हानली के सामने एक स्टोन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। उस बड़ी सी एंशिएंट दीवार पर डार्क मून आर्ट्स के सारे सीक्रेट लिखे हुए थे। और गाइस, यही है डार्क मून आर्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि खुद पैट्रियार्क को भी पता नहीं थी। लकीली जुआनगू के बाद उसकी लेगेसी हानली को मिल चुकी है। इसमें घोस्ट फायर थंडर, ब्लड रिफाइंड डिवाइन लाइट, ब्लड स्पिरिट ड्रिल, डार्क सोल लांस, डार्क डिमोनिक किल, हेवनली रिफाइंड पपेट और हेवनली कॉर्प्स फायर, ऐसी कई सारी जानलेवा टेक्निक थी। हानली सोच रहा था कि अगर ये सारी टेक्निक मैं प्रैक्टिस करूँ तो पैट्रियार्क को आसानी से हरा दूंगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि डार्क मून आर्ट इस दुनिया की सबसे पावरफुल और मशहूर आर्ट है। इसके जैसी अद्भुत आर्ट मैंने कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें कई सारी टेक्निक है जिन्हें कोर फॉर्मेशन के लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। अगर मैं आगे के लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूं, फिर मैं इन्हें आसानी से मास्टर कर पाऊंगा। सब हानली उसमें से एक ऐसी आर्ट स्टडी करता है जो कि उसके फिलहाल के कल्टीवेशन लेवल को सूट करे। वह ये थी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और सोल सेपरेशन आर्ट। इससे हम किसी भी दूसरे बंदे की अपीयरेंस के साथ साथ उसकी आवाज और उसके एट्रीब्यूट, यहाँ तक कि उसका ट्रू एसेंस भी कॉपी कर सकते हैं। भले ये टेक्निक कमाल की थी, मगर इसे यूज करने के लिए ढेर सारे मैजिकल पावर्स की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए हानली डिसाइड करता है कि वो इस टेक्निक का यूज करके किसी के साथ फाइट नहीं करेगा, मगर फिर भी हानली इस टेक्निक को एक्सपीरियंस करना चाहता है। देखा जाए तो वॉइड हेवन हॉल में जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी का हुआ था तो वो हानली है। उसे तो हर एक तरह का ट्रेजर मिल गया था, इंक्लूडिंग वॉइड हेवन डिंग। अब हम देख पाते कि हानली ने अपनी नई केव को काफी अच्छे से सेटअप किया है। वहाँ पर ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स उगाए जा रहे थे और इन हर्ब्स की केयर करने का काम हानली ने अपने पपेट्स को दिया था। इतना ही नहीं, इन पपेट्स पर ध्यान रखने का काम कर रहा था वीपिंग सोल बीस्ट। वो एप्पल खाते हुए उन्हें काफी अच्छे से हुक्म देता और वाकई ये बहुत ही क्यूट सीन था। सच बताओ तो इस पूरे केव में सोल बीस्ट का राज चल रहा था। अगर किसी पपेट ने उसका हुक्म नहीं माना तो फिर सोल बीस्ट सीधा उसकी मुंडी उड़ा देता, जिससे तो सभी पपेट्स में दहशत मच गई थी। साथ ही साथ नाइन कॉल जिनसेंग भी वहाँ पर मजे काट रहा था। हानली को याद आता है कि एक बार इस पैरेसी खरगोश पर स्पिरिट लिक्विड गिर गया था, जिससे वो बड़े ही अजीब तरीके से म्यूटेट होकर उसने एक ही धड़क में हानली के लिए एक केव तैयार कर दी। और वो नजारा देखने के बाद ही हानली ने डिसाइड किया कि वो इस खरगोश से बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने वाला। साथ ही साथ अब हानली अपनी गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को चेक करने लगा, जो कि खा खा के काफी ज्यादा मोटी हो गई थी। हानली समझ जाता है कि उन्होंने वॉइड हेवन हॉल के रेगिस्तान में जिन आयरन एंट्स को फीड किया था, उन्हीं की वजह से ये बग शेप शिफ्टिंग में एडवांस हो जाएंगे। अगर हानली ने इन पर कंट्रोल नहीं रखा तो खुद भी इनकी वजह से खतरे में पड़ सकता था। जिसके बाद हानली अपनी बैम्बू लाइटनिंग सोड को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि ये सोड इतनी ज्यादा शार्प नहीं जितनी कि हानली को उम्मीद थी। तो हानली उसने वॉइड हेवन हॉल से जो रिफाइन क्रिस्टल कलेक्ट किया था उसे भी बाहर निकाल लेता है। इस क्रिस्टल को कोई भी चीज आसानी से डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो हानली ने डिसाइड किया कि वो इस क्रिस्टल को अपनी सोड के साथ मर्ज कर देगा, जिसके चलते उसकी सोड काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और हमें सीधे 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हानली ने अपनी बैम्बू सोड को रिफाइन क्रिस्टल के साथ मर्ज करके अपनी सोड की पावर्स को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। और उतने में ही हानली ने नोटिस किया कि उसकी केव तो शेक हो रही है, इसलिए वो जल्दी से केव से बाहर आकर चेक करने लगा। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए हानली ची सप्रेसिंग आर्ट का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करके छुप जाता है। साथ ही हानली ने अपना ब्लैक यूनिफॉर्म भी पहन लिया था। ये कॉस्ट्यूम तो हानली तभी पहनता है जब उसे किसी के साथ फाइट करनी होगी। और उतने में ही हानली देखता है कि उस समंदर में एक नया आइलैंड बन चुका है, जो कि पहले वहाँ कभी था ही नहीं। साथ ही साथ उस आइलैंड पर ढेर सारी लाइटनिंग गिरने लगी थी। वेल, वो कोई आइलैंड ना होकर एक बहुत ही खतरनाक जायंट टर्टल था, जो कि सी क्लैन का मेंबर है। उस पर थंडर टेस्ट की जा रही थी ताकि वो शेप शिफ्टिंग में मास्टर हो जाए। हानली भी समझ चुका था कि ये परीक्षा शेप शिफ्टिंग जैसी डिमोनिक स्किल के लिए ली जा रही है। और उतने में ही हम एक और डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं, जो कि था पॉइजनस फ्लोर ड्रैगन। और ये 8वीं रैंकिंग का बीस्ट था, यानी कि हद से ज्यादा पावरफुल। हानली तो इन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देख कर ही परेशान हो जाता है। तब तक वहाँ पर एल्डर जिन शिया पहुँच गया, जो कि नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज पर था। साथ ही हम वहाँ पर बाओ और जोंगवेन को भी देख पाते हैं। वेल, ये दोनों बंदे कोर फॉर्मेशन के पिनाकल स्टेज पर थे और ये सभी लोग बस इस शेप शिफ्टिंग डीमन को मारने आए हैं। जिनशिया कह रहा था कि क्यों ना हम लोग टीम अप होकर इसे खत्म कर दें। तुम इस ड्रैगन की कोर रख सकते हो, मुझे तो बस इसका सोल और इसेंस चाहिए। तो दोनों भी इस डील के लिए राजी हो गए। और उतने में वो फ्लड ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म को क्रिएट कर इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ये तीनों मिलकर उस फ्लड ड्रैगन को खत्म करने की पूरी कोशिश करने लगे। उस ड्रैगन पर हजारों अटैक्स हो रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पावरफुल ट्रेजर्स का भी यूज किया, मगर वो ड्रैगन ही इन पर भारी पड़ गया था, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। तो अब ये तीनों मिलकर उस फ्लड ड्रैगन पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देते हैं। हानली को पता था कि अगर वो यहाँ पर रुक गया तो थोड़ी देर में उन लोगों की नजरों में आएगा, इसलिए वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकला। और उसी वक्त उन लोगों की नजर हानली पर पड़ती है, लेकिन हानली ने रेड क्लॉक का यूज किया था, जिसके चलते वो चाहकर भी हानली को पकड़ नहीं सकते थे। और अब हमें सीधे आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हानली वापिस अपनी केव के पास आ चुका था। उसे नहीं पता कि ये लोग उस फ्लड ड्रैगन को मार पाए या खुद ही उसका शिकार हो गए। हालांकि हानली को वहाँ पर उन लोगों के ट्रेजर्स मिल जाते हैं। उसने उन्हें कलेक्ट तो कर लिया, मगर हानली को डर था कि कहीं इन ट्रेजर्स की वजह से वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसे इन ट्रेजर्स पर गिव अप करना पड़ता है। साथ ही उसे ये भी डर था कि वो लोग दोबारा से यहाँ पर वापस आ सकते हैं, इसलिए हानली ने अपनी केव पर एक और फॉर्मेशन सेटअप कर वो किसी और आइलैंड की तलाश में रवाना हो गया। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानली अपनी सोल वीपिंग बीस्ट के साथ एक आइलैंड पर
पहुंच चुका था। वो कह रहा था चलो शिकार करने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो अपने ग्रीन लिक्विड के एक ड्रॉप को हब पर डाल देता है, जिससे वो हब काफी तेजी से ग्रो होने लगा। गाइस, ये वही सीन है जो हमने इस कहानी की शुरुआत में यानी कि सबसे पहले एपिसोड में देखा था, मगर इस बार की फाइट थोड़ी सी अलग होगी। हानली अपने सोल वीपिंग बीस्ट से कह रहा था कि यहाँ पर 7वीं रैंकिंग के बीस्ट है, तो तुम जल्दी से छुप जाओ वरना बेवजह उस बीस्ट का खाना बन जाओगे। तो सोल वीपिंग बीस्ट तुरंत ही हानली के स्टोरेज बैग में चला गया। अब हानली के सामने सी किंग बीस्ट आ जाता है। हानली को याद आ रहा था कि ऐसे ही बीस्ट का उसने कुछ सालों पहले इसी आइलैंड पर मुकाबला किया था और उतने में उस किंग बीस्ट ने हानली पर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर दिया। तो हानली उसे जल्दी से डॉज करते हुए अपने बैम्बू सोड से उसका हाथ काट देता है। हानली की बैम्बू सोड क्रिस्टल के साथ मर्ज होने के बाद बहुत ज्यादा शार्प बन गई थी। वहीं पर सी किंग ने अपना हाथ दोबारा से जोड़ लिया। अब वो अपनी एनर्जी से हानली पर अटैक करने लगता है, तो हानली भी उनसे बचते हुए उस पर अपने फायर पावर से काउंटर अटैक करने लगा। साथ ही साथ हानली ने उसमें अपनी कई सारी बैम्बू सोड घुसा दी थी और फिर वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सारी लाइटनिंग सोड्स को एक साथ मर्ज करते हुए एक हेवी सोड बना लेता है, जो कि थोड़ी देर में उसने उस सी किंग के आर पार घुसा दी, जिससे बुरी तरह से घायल होकर वो बीस्ट नीचे गिरने लगा। इधर हानली ने अपनी कई सारी और सोड समन कर ली। वैसे तो हानली की एक बैम्बू सोड ही किसी रेयर ट्रेजर से कम नहीं थी, मगर हानली के पास तो इसी सोड का भंडार है और अब उनके मुसलसल लाइटनिंग अटैक के चलते वो डिमोनिक बीस्ट खत्म हो गया। तो हानली ने उसकी कोर के साथ साथ उसके बॉडी पार्ट और सोल भी हासिल कर ली। साथ ही साथ सी किंग बीस्ट का ट्राइडेंट भी अब हानली का हो चुका है। हानली कह रहा था कि इन कई सालों में मैंने हजारों कोर्स जमा की होगी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मेरा किसी शेप शिफ्टिंग डीमन के साथ पाला नहीं पड़ा, वरना तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। हानली अब रात की खूबसूरती को निहारते हुए कहने लगा कि ऐसा खूबसूरत चांद तो मैं एक लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ। काश मैं यहाँ पर अकेला होता। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों से कह रहा था कि मेरा शो तो खत्म हो गया, अब प्लीज मेहरबानी करके सामने आ जाए, मगर वो लोग तो सीधे वहाँ से भागने लगे। जो देख हानली अपने सोल वीपिंग बीस्ट से कह रहा था कि अरे यार मैं तो काफी अच्छा बंदा हूँ, शायद वो तुम्हें देख के डर गए होंगे। जो सुनकर बेचारा सोल बीस्ट भी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दिया जाए। तो अब हानली अपने गोल्ड बीटल्स को रिलीज कर देता है, जिन्होंने अलग अलग शेप लेकर उन लोगों को घेर के सीधा हानली के सामने पेश कर दिया। यहाँ पर हानली अपने ब्लैक ड्रेस में बैठा हुआ था। गाइस, हानली का ये ड्रेस तो मेरा फेवरेट है, इसमें वो हद से ज्यादा हैंडसम लगता। अब हानली उन तीनों से पूछ रहा था कि दोस्तों आप इतनी जल्दी में कहाँ जाने वाले थे? तो उनमें से एक बंदा कह रहा था कि तुम एक ईवल पर्सन हो, हमसे सवाल जवाब करने से बेहतर होगा तुम हम तीनों को खत्म कर दो। मगर बाकी बचे दो लोग मरना नहीं चाहते थे। वो हानली से कहते कि हमें पता ही नहीं था कि आइलैंड आपका है, वरना हम कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। प्लीज डेविल लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट हमें माफ कर दीजिए। हानली ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गया। वो कह रहा था कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिसके बाद हानली ने अपने गोल्डन बग से उन्हें आजाद कर दिया। साथ ही वो उन्हें बता रहा था कि मैं तो अभी अभी अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग से बाहर आया हूँ, मैं तो यहाँ से सीधा वंडरस डेप्थ आइलैंड के लिए रवाना होने वाला था, तो अगर वहाँ कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो उनमें से एक बंदा कह रहा था कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मगर वंडरस डेप्थ आइलैंड पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दरअसल कुछ सालों पहले ही डेप्थ के डिमोनिक बीस्ट ने अचानक से ह्यूमन रेस पर अटैक करना शुरू कर दिए। पूरे टाउन में अफरा तफरी मच गई थी। तो कुछ नेसेंट सोल के लोग इस मामले की तहकीकात करने चले गए। हालांकि उन्हें भी एक शेप शिफ्टिंग डीमन ने खा लिया था। वो तीनों बंदे तो उसके एक ही निवाले में निपट गए। साथ ही साथ 4 धर्मा से जिसको भी सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी छोड़कर भागना पड़ा, जिसके चलते हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए। इनर सी में स्टार पैलेस और स्टारफॉल कोलिशन की जंग अभी भी चल रही, इसलिए हम किसी भी पोर्टल का यूज करके हेवनली स्टार सिटी में नहीं जा सकते और ना ही हेवनली स्टार सिटी के लोग यहाँ आ सकते हैं। जिस पर हानली कह रहा था कि हाँ जंग का तो मुझे पता है, मगर आप लोग मुझे इंसेक्ट डेविल क्यों बोल रहे थे? तो वो लोग बताते हैं कि उस बंदे के पास ग्रीन कलर की फ्लाइंग सोड है। साथ ही उस बंदे के पास तो बहुत ही खतरनाक कीड़ों की आर्मी है। वो बंदा जहाँ भी अपने कीड़ों के साथ जाएगा उसके कीड़े उस पूरे इलाके को एक रेगिस्तान में बदल देते हैं। जो सुनकर हानली कह रहा था अच्छा, यानी कि उस बंदे की हरकतें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। क्या आपको उस बंदे के बारे में कुछ और पता है? तो उनमें से एक कल्टीवेटर बताने लगा कि कुछ सालों पहले उस इंसेक्ट डेविल ने पफी क्लाउड सेक्ट के डीमन हंटर्स की पूरी एक टीम को ही खत्म कर दिया। वो हर महीने न जाने कितने सारे लोगों को अपना शिकार बनाता है। जितने भी लोग उसके अटैक में जिंदा बच गए वो बता रहे थे कि इंसेक्ट डेविल बहुत ही ज्यादा क्रूअल और शैतानी फितरत का इंसान है। वो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर उनका सारा ट्रेजर छीन लेता है। हानली ये सारी बातें सुन के सोच रहा था कि मैंने भी तो पफी क्लाउड सेक्ट के कुछ लोगों को खत्म किया था, लेकिन वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वो लोगों से कोर छीनने के लिए उनका कत्ल कर रहे थे। हालांकि इन्होंने जो दूसरी बातें बताई है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। साथ ही वो बंदा
जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ता है ताकि उसकी दहशत की कहानियां बताकर मुझे बदनाम कर पाए। तभी उन लोगों में से एक बंदा अपने साथियों को बताने लगा कि देखो सीनियर के पास जो बक्स है वो 3 कलर्स वाले हैं और इंसेक्ट लॉर्ड के पास 2 कलर्स के ही बक्स पाए जाते हैं। जो सुनकर ये हानली के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया था कि कोई तो उसे फंसाने के लिए ये सब चाल खेल रहा। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके सामने आ जाऊं। अब हानली उन लोगों से दूर आ चुका था। उसके पास गोल्डन बक्स है। ये बात बस वॉइड हेवन में आए हुए नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स को पता थी। तो हानली समझ गया कि यही लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे। अब वो अपना रेड क्लोक पहनकर सीधे फ्लाई करना शुरू कर देता है। सो गाइस, आउटर सी में डिमोनिक बीस्ट ने कहर मचा दिया था। यही वजह है कि हानली अभी तक अपने दुश्मनों के हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो भी इन शेप शिफ्टिंग डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हानली डिसाइड करता है कि वो अपने आइलैंड पर वापस आके 20 या 30 सालों तक खुद को सीज कर देगा, ताकि वो बिना किसी खौफ के कल्टीवेशन में ध्यान लगा पाए। और अब हमें पफी क्लाउड सेक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सेज मियाओ अपने परिंदे को खाना खिला रहा था। सेंट मियाओ नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज पर है और तभी एक बंदा उसके पास स्टार पैलेस के जिनकुई का पैगाम लेकर पहुँच गया। वो बंदा उसे बता रहा था कि जिनकुई ने आपको ब्लैक स्टोन सिटी इनवाइट किया है। ये वंडरस आइलैंड की वही सिटी थी जहाँ पर हानली की फेंगजी से मुलाकात हुई। मियाओ जिनकुई की इस इनविटेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो कहते ना मैं तो वहाँ नहीं जाने वाला, जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि उन्होंने कई सारे दूसरे कल्टीवेटर्स को भी इनवाइट किया, जिसमें रेड लाइट सेक के जिनशिया भी शामिल हैं। मेरे ख्याल से वो लोग कुछ तो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जिस पर मियाओ कह रहे थे कि जिनशिया तो एक नंबर का लालची बंदा है। उसने डेप्थ में मौजूद हजारों सालों पुराने डीमंस को सिर्फ लालच में आकर ऑफेंड किया। उसी जिनशिया की वजह से वंडरस डेप्थ आइलैंड पर डीमंस का अटैक हुआ था, जिसे स्टार पैलेस के लोग भी मैनेज नहीं कर पाए। खैर इग्नोर करो इस पैगाम को, उन्हें बता देना कि मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी हूँ। और हाँ, अब उन लोगों पर कड़ी नजर रखो। जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर किसी से बात कर रहे थे। वो कहती, सुना ना तुमने, स्टार पैलेस के लोगों ने स्टोन सिटी में गैदरिंग रखी है। इतने दिनों तक तो बस स्टार पैलेस की हमारी वंडरस डेप्थ आइलैंड पर नजर थी, मगर अब तो मायरियार्ड धर्मासेक का नया लीडर और 2-4 नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स भी अपना होलिया बदल कर हमारे आइलैंड पर घुस चुके हैं। पता नहीं उन्हें मेरे आउटर सी में अचानक से इतनी दिलचस्पी क्यों आई होगी। कहीं वो लोग अपने ग्रैंडसन की मौत का बदला तो नहीं लेना चाहते। वेल मियाओ ये सारी बातें कर रहा था उसके स्पेशल गेस्ट यानी कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क के साथ। वो चाय का कप ऑफर करते हुए कह रहा था कि मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ तो पता नहीं, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगी तो सही होगा, वरना फिर ये सारी बातें मुझे उनसे पूछनी पड़ेगी और तुम जानती हो कि इसमें हम दोनों को परेशानी होगी। और अब पैट्रियार्क उसे कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताता है जिन्हें सुनकर तो मियाओ के पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वो शॉक होकर कह रहा था, क्या कहा तुमने, ज़ुआनगू वापिस आया है और वॉइड हेवन डिंग की चोरी हो गई है। ऊपर वाले, अब अगर ये बात फैल गई तो हमें उस ट्रेजर को बांटना पड़ेगा। शायद ये लोग तुम्हारे डिसाइपल हानली को पकड़ने के लिए उसके जैसे कई सारे लोगों को आउटर सी में एज इंसेक्ट डेविल लॉर्ड बोलकर बदनाम कर रहे हैं। वो बस किसी भी कीमत पर उस वॉइड हेवन डिंग को हासिल करना चाहते। मगर कोई नहीं, अभी भी वो वॉइड डिंग हमारे हाथ लग सकती है। रुको, मैं अभी तैयारियां शुरू करता हूँ। वहीं पर पैट्रियार्क ने उसके वहाँ से जाते ही उसने दी हुई चाय को फेंक दिया। दरअसल ये लोग आपस में एक दूसरे पर जरा भी यकीन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आउटर सी में हम हानली को देख पाते हैं, जिसने अपने बक्स के जरिए कई सारे लोगों पर अटैक कर दिया। वो लोग दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहे थे। तो हानली कहता है, तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें हेल में पहुंचा देता हूँ। और फिर क्या, थोड़ी देर में वो सभी लोग मारे गए। साथ ही साथ हानली ने उनकी स्टोरेज बैग्स भी छीन ली थी। तभी वहाँ पर दूसरा हानली पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कह रहे थे कि हानली फाइनली तुम मिल ही गए। इसमें से एक हानली था एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड से और दूसरा था मायरियार्ड धर्मासेक से, यानी कि वन टियानमिंग का सेट। अब इसमें से एक हानली ने अपने बक्स को समन कर लिया और दूसरी ने अपने लाइटनिंग सोर्स को, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया। और अब हमें दिखाया जाता है असली हानली, जो कि डिमोनिक कोर को रिफाइन करने में लगा हुआ था। उसने तो मानो कोर्स का भंडार ही खोल के रखा है। वो कह रहा था कि यार ये फ्री कल्टीवेटर होना बड़ी ही दुख की बात है। यहाँ पर तो सब काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं अपना एक सेक्ट जरूर से एस्टेब्लिश करूंगा, ताकि ये सारे छोटे मोटे काम मेरे जूनियर्स करते रहेंगे। तब मैं सिर्फ मेन टास्क पर
फोकस रख सकता हूँ। अब हानली ने उन डिमोनिक कोर्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। इसमें उसे काफी दिन लग चुके थे। तब तक हानली के पपेट्स गोल्डन बग्स का ख्याल रखने लगे। हानली ने अपने हर एक पपेट को अलग अलग टास्क असाइन किए थे। अगर यहाँ पर कोई वेल्ला है तो ये दोनों जनाब थे, जिनसिंग रैबिट और हानली का मंकी। जिनसिंग रैबिट तो बड़े ही चाव से गाजर खा रहा था, तो मंकी ने उसे एप्पल के साथ एक्सचेंज किया। उसे ये जानना है कि आखिर ये खरगोश इतनी चाव से गाजर कैसे खा सकता, मगर उसे तो भाई गाजर की टेस्ट जरा भी पसंद नहीं आई। अब ऐसे ही 10 साल पूरे हो गए। हानली ने इस वक्त में कई सारी कोर्स रिफाइन कर ली थी। अब तो उसके पास इतने सारे कोर एलिक्सर थे कि वो अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएगा। जिसके बाद हानली अपना अजूरी सेंसोर्ड मैनुअल बाहर निकाल लेता है। हानली कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर था, तो अब उसने फैसला लिया कि वो कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। साथ ही उसके पास जी शुआन के स्केलेटन से मिली हुई एलिक्सर पिल अभी भी पड़ी हुई थी, तो उन्हें कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नेचर में मौजूद हर एक एनर्जी हानली की बॉडी में एंटर कर रही। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें हानली की कोर का सीन भी दिखाया जाता है, जिसे अजूर सोर्ड चारों ओर से प्रोटेक्ट कर रही थी। वहाँ पर हमें एनर्जी के बड़े बड़े प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं, मानो हानली की कोर नेचर की सारी पावर को एब्सॉर्ब करके कल्टीवेट कर रही हो, जिसमें कि स्टार्स की पावर भी शामिल है। हानली अपनी इसी केव में इस प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहता था, फिर चाहे उसे इसमें कितने भी साल क्यों न लग जाए। अब हमें एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक पावरफुल फ्रूट ने जन्म लिया था। तो अब उस फ्रूट को हासिल करने के लिए वहाँ पर 2 डिफरेंट रेसेस के डिमोनिक बीस्ट पहुँच गए। वो दोनों एक दूसरे को बताना चाह रहे थे कि पीछे हट जाओ, ये फ्रूट तो हमारा है। और तभी इनके झगड़ों में वो फ्रूट ब्रेक होकर उसका पल्प सीधे हानली की बॉडी पर जाके गिर गया। हानली को देखकर वो डिमोनिक बीस्ट थोड़े से चौंक गए थे, तो हानली बड़ी प्यार से उनसे कहने लगा कि सॉरी दोस्तों, आप जो कर रहे थे वो करते जाओ, मैं तुम लोगों में जरा भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। मगर वो डिमोनिक बीस्ट कहा ही उसकी सुनने वाले थे। उन्होंने तो अपनी पावरफुल एनर्जी से हानली पर कई सारे स्ट्राइक्स हिट करना शुरू कर दिए। हानली भी उनके अटैक से बचते हुए अपनी बैम्बू सोर्ड्स बाहर निकाल लेता है। फिर उसकी सभी सोर्ड एक साथ ही इन बीस्ट पर अटैक करते हुए उन्हें समंदरों में फेंकने लगी। हालांकि इस बैटल में हानली की कोर पर पॉइजन से अटैक हो गया था। साथ ही वो देखता है कि डीमंस अभी भी ढेर सारी तादाद में उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं पर हानली घायल होने की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है पता नहीं ये बंदा मेरा पीछा कब छोड़ेगा, मैं तो अब इससे तंग आ चुका हूँ। अब ये सब क्यों हो रहा था, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो क्यों ना पहला हम वो जान ले। तो कुछ दिनों पहले आउटर सी में 3 कल्टीवेटर्स दाखिल हो गए। वो लोग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी सी फॉग उन्हें घेरने लगा। और जैसा कि हमें पता है, सी फॉग में बहुत ही खतरनाक बीस्ट छुपके से अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। अब इनके सामने एक आइलैंड तो था, मगर ये लोग यहाँ पर रुक के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और उतने में ही कुछ डिमोनिक परिंदों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिनका नाम है ईगल काइट बीस्ट। तो ये लोग भी उन पर जवाबी हमले करने लगे। मीनवाइल इनके साथ जो यंग बच्ची थी वो घायल होकर नीचे गिरने लगी, मगर समय रहते एक फ्लाइंग सोर्ड ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। वो लड़की देखती है कि इस माउंटेन पर तो बैम्बू फॉरेस्ट मौजूद है, जबकि माउंटेन्स पर कभी भी सिर्फ बाम्बू के दरख्त नहीं हो सकते। और तभी एक बहुत बड़ी वेल मछली आकर सीधे उस पर कूद गई, जिसके चलते वो बंदी अब एक समंदर किनारे पहुंच जाती है। मगर वहाँ पे भी उस पर लावा से अटैक होने लगे। देखते ही देखते उस पूरी जगह पर लावा इरप्ट हो रहा था, तो वो बंदी उससे घायल होकर बर्फीले इलाके में पटक गई। वो सोचती कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक जंगल था, फिर अचानक से लावा इरप्शन होने लगे और अब यहाँ पर बर्फ है, यानी कि यहाँ पर एक इल्यूजन का फॉर्मेशन सेटअप होगा। और उतने में एक ईगल काइट बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, तो वो भी अपनी फायर टैलिस्मान का यूज करते हुए उनका मुकाबला करना शुरू कर देती है। लेकिन वो बीस्ट उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गए थे। अब इससे पहले कि वो बच्ची इन बीस्ट का शिकार हो पाए, वहाँ पर पपेट्स की आर्मी पहुंच जाती है। उन्होंने उन सारे बीस्ट को भूनना शुरू कर दिया, जो देख ऐसा लग रहा था कि मानो उनके हाथों में AK-47 फिट की हो। हालांकि इतने अटैक्स के बावजूद भी एक ईगल बीस्ट उस बच्ची पर हमला करने आ ही गया। और उतने में वहाँ पर एंट्री हुई हमारे हीरो की। उसने गोल्ड बीटल से बना हुआ आर्मर और साथ ही साथ बीटल से ही बने हुए स्पीयर से बड़े ही कूल अंदाज में उस बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसके डैशिंग स्लैश अटैक ऐसे थे कि देख के ही मजा आ जाए। ऐसे हमले करके हानली ने उस ईगल बीस्ट को वहीं पर ब्लास्ट कर दिया। वो बच्ची तो बस हानली को अमेज होकर देखी जा रही थी और अब हानली अचानक से वहाँ से गायब हो गया। साथ ही साथ वहाँ का 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन भी वैनिश हो चुका था। तब तक उस बच्ची के मार्शल अंकल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वेल इन्हें भी हानली के पपेट्स ने ही प्रोटेक्ट किया था। तभी एक पपेट के जरिए हानली इन तीनों से बात करने लगा। वो कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते, थोड़ी रेस्ट करके आप यहाँ से चले जाओ। तो बच्ची कहते हैं यो ये पपेट तो बोल भी सकता, जिस पर हानली गुस्से में कहता है बच्ची तुम होगी पपेट, मैं नहीं समझी तुम। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इतने लोग
कल्टीवेशन होने के बावजूद भी आप लोग इस खतरनाक इलाके में क्यों आए हो? कहीं तुम लोगों को अपनी जान देने का शौक तो नहीं चढ़ा? जिस पर एक बंदा बताता है कि हम यहाँ पर बस एक मेडिसिन की तलाश में आए थे, आपका कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो हानली उन्हें क्यूरियस होकर बताने लगा कि इस आइलैंड पर कई सारे हर्ब्स हैं, तो बता आपको इनमें से कौन सा हर्ब चाहिए? तो बच्ची बताती है कि सीनियर हमें मैरीगोल्ड ग्रास चाहिए थी, वो इसी इलाके में पाई जाती है। दरअसल मेरे फादर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, तो उन्हें हील करने के लिए हमें इस मैरीगोल्ड ग्रास की जरूरत थी। जिस पर हानली कहने लगा कि मैं लगभग 20 सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, शायद इन 20 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। तो वो लोग हानली को बता देते हैं कि अब वंडर्स डेप्थ आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पहले जहाँ पर ह्यूमन रेस थी, अब वहाँ बस बंजर जमीन है। हमारे सीनियर गोंगसुन भी इन्हीं डिमोनिक बीस्ट के हाथों घायल हो गए। अगर उन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिली तो मारे जाएंगे। वहीं पर वो बच्ची हानली के सामने भीख मांगने लगी। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। हालांकि उस बच्ची के साथ आए एल्डर्स उस पर गुस्सा करने लगे। वो कह रहे थे कि ऑलरेडी हमारी वजह से सीनियर की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई, भला हम उनसे मदद कैसे मांग सकते हैं? साथ ही साथ वो हानली से कहने लगे कि सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मगर वो बच्ची घुटनों पर नील करते हुए कह रही थी कि मेरा नाम है गोंगसुन जिंग, मैं अपनी कल्टीवेशन की कसम लेकर बताती हूँ कि मैं हमेशा आपको सर्व करूंगी, बस प्लीज आप मेरे फादर की जान बचा लीजिए। तो हानली उससे पूछता है, और अगर मैं मना करूँ तो? जिस पर जिंग कहती, सीनियर मैं तो बस आपके सामने भीख मांग सकती हूँ, इससे बड़ी तो मेरी और औकात भी नहीं। अगर आपने इस छोटी सी बच्ची की विश पूरी कर दी तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सब सुनकर उसके साथ आए एल्डर्स को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर जिंग अपना माथा पटक पटक कर हानली से रहम की भीख मांगने लगी। तो हानली उन्हें वो हर्ब दे देता है, साथ ही इस हर्ब का यूज कैसे करना होगा वो भी हानली ने उन्हें समझा दिया। जो देखो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो गई। साथ ही हानली उससे कह रहा था कि मैं कई सालों से कल्टीवेशन करता आया हूँ और अब मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो तो सामने आकर अपनी इच्छा जाहिर कर दो, वरना मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं। तो जिंग खुशी खुशी एक स्टेप आगे आकर हानली के सर्वेंट की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही उसने अपने अंकल को बता दिया कि जल्दी से वापस जाकर फादर को बचा लीजिए। आज के बाद ऐसे समझ लेना कि मैं आपकी लाइफ में थी ही नहीं, प्लीज आप लोग मुझे भूल जाएं। वहीं पर हानली भी उसे अपनी पावर की मदद से केव की तरफ ले जाने लगा। इधर ये लोग काफी ज्यादा मायूस थे, मगर जिंग की इच्छा के खिलाफ जाना उन्हें गवारा नहीं, इसलिए वो लोग एलिक्सर लेके वहाँ से रवाना हो गए। इधर जिंग उस केव में पहुंच चुकी थी और तभी उस पपेट के अंदर से हानली का मंकी बाहर आ जाता है। वो एप्पल खाते हुए से बता रहा था कि उधर उधर जाओ, वही मिलेंगे तुम्हें सीनियर। तो जिंग तुरंत ही केव के मेन हिस्से में पहुंच गई। वहाँ मौजूद टॉप ग्रेड के टूल्स और टेक्निक देखकर तो उसके होश ही उड़ गए और तभी हानली उसके सामने पहुंच गया। जिंग तो हानली को देखकर ही दंग रह गई। उससे पूछती कि क्या आप ही सीनियर हो? तो हानली कहता है, क्यों क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें सीनियर जैसा नहीं दिखता? जिस पर जिंग कहती, सीनियर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने यंग होगे। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये हानली को समझ नहीं आ रहा था। तो टॉपिक चेंज करने के लिए कहने लगा कि जहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं तुम वो सारी चीजें यूज कर सकती हो। और हाँ, मुझे तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं इन चीजों को कहाँ सेल कर पाऊंगा? तो जिंग बताने लगी कि डीमन अटैक के बाद तो ओपन मार्केट आउटर सी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बताया था कि साउथ की दिशा में 1 महीना ट्रैवल करके हम एक सीक्रेट मार्केट में पहुंच सकते हैं, जिसे कई सारे कोर फॉर्मेशन के लोगों ने मिलकर सेटअप किया था। मेरे पास उसका नक्शा भी है। तो हानली को उसमें सीक्रेट मार्केट का लोकेशन दिखा देती है। जो देख हानली कह रहा था कि तुम्हें यहाँ की जो भी टेक्निक पसंद आए तुम उसे सीख सकती हो। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिंग को हानली काफी ज्यादा पसंद आया था। एक तो हानली ने उसके फादर की हेल्प की और उसे केव में भी काफी अच्छे से ट्रीट किया। अब रात के समय जब जिंग की नींद खुली तब उसे हानली का लेटर मिलता है, जिसमें हानली ने लिखा था कि तुम अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मैं तुम्हें उनसे अलग नहीं करना चाहता। वैसे भी मेरा यहाँ का काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये केव अब तुम रख लो। यहाँ मौजूद सारे ट्रेजर भी तुम्हारे हैं, बस कभी लोगों को ये ट्रेजर मत दिखाना वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। तुम तो अच्छे से जानती होंगी कि कल्टीवेशन की दुनिया की रियलिटी क्या है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना। जिंग तो ये लेटर पढ़कर ही रोने लगी। हानली ने अपने कई सारे स्पेशल ट्रेजर और टेक्निक उसके हवाले की थी। इससे हमें समझ आता है कि हानली उन लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करता है जो कि लालच के परे हो। वहीं दूसरी तरफ हानली सोचता है कि जिंग ने काफी बुरे वक्त को विटनेस किया है, साथ ही ये अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत
करती, जो कि आजकल के जमाने में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता। वैसे भी उस केव में मौजूद ट्रेजर अब मेरे किसी काम के नहीं, मैं तो ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। हालांकि वहाँ मौजूद सारे पावरफुल एलिक्सर्स और टेक्निक जिंग के काम आएगी। खैर अब मेरा पहला मिशन है 8वें रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट की केव को ढूंढना, तभी जाकर मैं उस केव के पास उगने वाली ग्रास को हासिल करके जिनसेंग हर्ब को रिफाइन कर पाऊंगा। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से उन नेसेंट सोल वाले शैतानों से मेरी मुलाकात ना हो जाए, और अगर हो भी गई तो कोई मसला नहीं, मैं अपना होलिया बदल लूंगा। आप सीधे 1 महीना ट्रैवल करने के बाद हानली उसी लोकेशन पर पहुंच गया जो कि जिंग ने उसे बताया था। अब हानली वहाँ के फ्लावर को टच करते ही उसमें से एक बंदे की आवाज आई। वो हानली का स्वागत करते हुए उससे उसका नाम पूछने लगा, जिस पर हानली ने बताया कि मैं हूँ आउटर सी का फ्री कल्टीवेटर ली फेयू। यहाँ पर हम हानली का ओल्डर अपीयरेंस देख पाते हैं, मगर वो तो इसमें भी शहजादा लग रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।